ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। BTTH डिसाइपल कैशबैक सिस्टम, अध्याय 361, शिष्य की वापसी। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ब्लैक कॉर्नर डोमेन जैसा छोटा क्षेत्र एक 5 स्टार डू वेनेरेट और 2 4 स्टार डू वेनेरेट के साथ एक लाइनअप ला सकता है। ब्लड हेवनली वेनेरेबल जोर से हंसा, फिर अपनी नज़र ये मिंग की ओर घुमाई। उससे सवाल किया, ये मिंग, तुमने मेरे साथ सौदा करने के लिए बाहरी लोगों के साथ सांठगांठ की है। अगर 4 हेवनली वेनेरेट को इस बारे में पता चलता है तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा नतीजा अच्छा होगा? और तुम दोनों, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? 4 हेवनली वेनेरेट के साथ मेरा रिश्ता बहुत गहरा है। अगर 4 हेवनली वेनेरेट तुम्हारे पीछे पड़ गए तो ब्लड हेवनली वेनेरेबल अपनी लंबी चौड़ी धमकी खत्म कर पाता इससे पहले ही गुहे के चेहरे पर स्पष्ट अधीरता दिखाई दी। अगले ही पल उसने अपनी असेंशन सटेप तकनीक का इस्तेमाल करके सोल हॉल के स्वर्गीय आदरणीय के सामने प्रकट हुआ और सीधे उसके मुंह पर मुक्का मारा। मुक्के की ताकत अंतरिक्ष को चकनाचूर करने के लिए काफी शक्तिशाली थी, जिसने रक्त स्वर्गीय आदरणीय के चेहरे की हड्डियों को कुचल दिया। एक दयनीय चीख के साथ रक्त स्वर्गीय आदरणीय उसके पहले ये मिंग की तरह जमीन की ओर गिरने लगा। जब रक्त स्वर्गीय आदरणीय ने वापस लड़ने की अपनी क्षमता खो दी, तब भी गुहे नहीं रुका। उसने उसे बार बार हवा में लात मारी, फिर उसे फिर से गिरने दिया। इस चक्र को 3 बार दोहराए जाने के बाद रक्त स्वर्गीय आदरणीय की चेतना धुंधली होने लगी। बस इतना ही काफी है। रक्त स्वर्गीय आदरणीय की स्थिति को देखकर गुहे ने आखिरकार अपना हमला बंद कर दिया। उसका क्लोन दौड़ा, अपना हाथ लहराया और रक्त स्वर्गीय आदरणीय के शरीर को हवा में लटका दिया। ठीक वैसे ही जैसे जब उसने ये मिंग से निपटा था। गुहे ने पहले ये सुनिश्चित किया कि ब्लड हेवनली वेनरेबल अपनी चेतना का कुछ हिस्सा खो दे, फिर उसने अपनी आत्मा शक्ति को उस आदमी के शरीर में डाला और कठपुतली बीज बोने की तैयारी की। हालांकि ब्लड हेवनली वेनरेबल की आत्मा ये मिंग की आत्मा से बहुत ज्यादा मजबूत थी, फिर भी वह अपनी आत्मा के मामले में सिर्फ नश्वर क्षेत्र में था, इसलिए गुहे को उस पर प्राचीन कठपुतली बीज तकनीक का उपयोग करने में कोई परेशानी नहीं हुई। सिर्फ 1 घंटे में ब्लड हेवनली वेनरेबल की आत्मा के भीतर एक पारदर्शी क्रिस्टल दिखाई दिया। जब क्रिस्टल से पारदर्शी धागे उसकी पूरी आत्मा में फैल गए तो गुहे ने अपनी आत्मा शक्ति वापस ले ली। ब्लड हेवनली वेनरेबल की यादों से गुहे को पता चला कि जिस सोल हॉल शाखा में वह रहता था वह सेंट्रल प्रांत के उजाड़ उत्तरी क्षेत्र में स्थित थी और ब्लड हेवनली वेनरेबल उस शाखा में सबसे उच्च पदस्थ अधिकारी था। सेंट्रल प्रांत के उत्तरी क्षेत्र में सतह पर सबसे मजबूत गुडविंड एंड थंडर पवेलियन था। इसका सबसे मजबूत सदस्य लेई जुन केवल एक निम्न श्रेणी का डू वेनेरेट था और ब्लड हेवनली वेनेरेबल के खिलाफ एक राउंड भी नहीं टिक सका। इस तुलना से पता चला कि सोल हॉल की असली ताकत कितनी छिपी और अकल्पनीय थी। इस सोल हॉल शाखा के बारे में जानने के अलावा गुहे ने यह भी पता लगाया कि ब्लड हेवनली वेनेरेबल का 4 हेवनली वेनेरेट के जूहे के साथ नामात्र का गुरु शिष्य संबंध था। ब्लड हेवनली वेनेरेबल की यादों से 4 हेवनली वेनेरेट जूहे कई साल पहले ही 9 स्टार डू वेनेरेट ताकत के शिखर पर पहुंच चुका था। हालांकि गुहे जूहे के बारे में ब्लड हेवनली वेनेरेबल से भी ज्यादा जानता था। इस समय जूहे संभवतः पहले से ही 9 स्टार डू वेनेरेट के शिखर पर था, जो हाफ सेंट बनने से बस एक कदम दूर था। इसके अलावा जूहे ने एक बेहद शक्तिशाली हेवन रैंक शुरुआती स्तर की डू तकनीक का अभ्यास किया जिसे ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट कहा जाता है, जिससे वह अपने दुश्मनों के खून को दूर से नियंत्रित कर सकता था, जिससे वे अंदर से फट जाते थे। ये सब सोचते हुए गुहे खुद से बड़बड़ाने से खुद को नहीं रोक पाया। 5 सितारा डू वेनेरेट के शिखर पर मेरी वर्तमान ताकत के साथ 4 स्वर्गीय वेनेरेट के जूहे से निपटना मुश्किल होगा। अभी के लिए मैं उसे भड़काने से बचूंगा। एक बार जब मैं अपनी 500 साल की साधना को पूरी तरह से परिष्कृत कर लूंगा तो जूहे भी मेरी पकड़ से नहीं बच पाएगा। मास्टर, गुहे ने ब्लड हेवनली वेनेरेबल में कठपुतली का बीज बोने के बाद पहले बेहोश आदमी ने अचानक अपनी आंखें खोली और गुहे को अत्यधिक सम्मान के साथ देखा। ब्लड हेवनली वेनेरेबल, जब आप वापस लौटें तो सोल हॉल से आने वाले किसी भी संदेश पर कड़ी नजर रखें, खासकर उत्तर पश्चिमी महाद्वीप से संबंधित संदेशों पर। जैसे ही आपको कोई हलचल दिखे तुरंत मुझे रिपोर्ट करें। और ये दोनों मेरे शिष्य हैं। अब तक तो उन्हें उत्तरी क्षेत्र में पहुंच जाना चाहिए था। अगर आपको उनके लिए कोई खतरा नजर आए तो जल्द से जल्द मुझे रिपोर्ट करना। जैसे ही गुहे ने अपने आदेश जारी किए, उसने जी यान और हान यू की उपस्थिति को ब्लड हेवनली वेनरेबल के दिमाग में अंकित कर दिया। हाँ मास्टर, ब्लड हेवनली वेनरेबल ने गुहे के निर्देश सुनकर सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। ठीक है, ये गोली ले लो और जितनी जल्दी हो सके सेंट्रल प्रोविंस लौट आओ। बोलते समय गुहे ने अपने सिस्टम स्पेस से एक उपचार की गोली निकाली और उसे ब्लड हेवनली वेनरेबल के मुंह में रख दिया।
इससे पहले गूहे ने अपनी ताकत को ध्यान से नियंत्रित किया था, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसने ब्लड हेवनली वेनरेबल को जो चोटें पहुंचाईं उससे उसकी नींव को नुकसान न पहुंचे। लौटने के बाद ब्लड हेवनली वेनरेबल धीरे धीरे ठीक हो पाएगा, इसलिए गूहे ने उसे जो गोली दी वह सिर्फ एक मानक ग्रेड 7वीं स्तरीय गोली थी। अगले ही पल ब्लड हेवनली वेनरेबल और ये मिंग दोनों एक साथ क्षेत्र से चले गए। इस बार गूहे ने अपने क्लोन को जियामा साम्राज्य में वापस नहीं बुलाया। इसके बजाय उसने प्रशिक्षण जारी रखने के लिए इसे ब्लैक कॉर्नर डोमेन में रहने दिया, जबकि उसका असली शरीर जल्दी से जियामा साम्राज्य में वापस चला गया। जियामा साम्राज्य में स्टोन डेजर्ट सिटी में एल्डर ब्रदर मर्सिनरी ग्रुप के मुख्यालय के भीतर समूह के नेता लियूलिंग के आंगन में लियूलिंग समूह के नेता का बैज सौंपने की प्रक्रिया में था, जो एल्डर ब्रदर मर्सिनरी ग्रुप के अधिकार का प्रतिनिधित्व करता था। कसीदा को नेता, इस बार आप कितने समय के लिए चले जाएंगे? कसीदा ने अनिच्छा के स्वर में पूछा, जब उसे पता चला कि लियूलिंग स्टोन डेजर्ट सिटी छोड़ रहा है। लगभग 1 साल। इस दौरान एल्डर ब्रदर मर्सिनरी ग्रुप चीजों को प्रबंधित करने के लिए आप पर निर्भर रहेगा। लियूलिंग ने कसीदा के कंधे को थपथपाने के लिए अपना हाथ उठाते हुए कहा। उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। कैसिडा, अब जब तुम दूसरे नंबर के कमांडर हो तो ये याद रखना, मेरी अनुपस्थिति में किसी भी सदस्य को एल्डर ब्रदर मर्सिनरी ग्रुप के नियमों को तोड़ने की अनुमति नहीं है। लियूलिंग के शब्दों को सुनकर कैसिडा ने सीधा होकर जोर से जवाब दिया, चिंता मत करो नेता, मैं आपके द्वारा निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन करूंगा। अच्छा, यहाँ कुछ गोलियां हैं जो मैंने खुद बनाई हैं, इन्हें आपात स्थिति के लिए रख लो। लियूलिंग ने स्वीकृति में सिर हिलाया, फिर 1 दर्जन जैड की बोतलें निकाली और उन्हें कैसिडा को सौंप दिया। ये तैयारियां पूरी करने के बाद लियूलिंग की पीठ से अचानक लाल पंखों की एक जोड़ी निकली। जियो जिन के साथ वह उस शहर से उड़ गया जहां उसने लगभग 1 साल बिताया था। इस बीच चुयून साम्राज्य में 10,000 जहर संप्रदाय के द्वार पर एक भयंकर युद्ध अभी समाप्त हुआ था। जब से 10,000 जहर संप्रदाय के संप्रदाय गुरु लियूरुलोंग गायब हुए हैं, तब से दानव जहर संप्रदाय के लोग 10,000 जहर संप्रदाय के क्षेत्र पर आक्रामक रूप से कब्जा कर रहे थे। हुआएन की जबरदस्त ताकत के तहत, जो डू सम्राट स्तर पर था, 10,000 जहर संप्रदाय के शिष्यों को कदम दर कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, जब तक कि वे अपने संप्रदाय के भीतर सीमित नहीं हो गए। आज 10,000 जहर संप्रदाय पर दानव जहर संप्रदाय के अंतिम हमले का दिन था। एक विनाशकारी नरसंहार के बाद 10,000 जहर संप्रदाय के शेष शिष्यों ने एक एक करके आत्मसमर्पण कर दिया। अब से चुयून साम्राज्य में सभी जहर गुरु दानव जहर संप्रदाय के सामने झुकेंगे। हुआएन, जिसने एक हाथ खो दिया था, 10,000 जहर संप्रदाय के प्रवेश द्वार पर विशाल चौक के ऊपर हवा में मंडरा रहा था, संप्रदाय के विनाश की घोषणा कर रहा था, जबकि 10,000 जहर संप्रदाय के शेष बुजुर्गों और शिष्यों ने समर्पण कर दिया था। हा, हुआएन, तुम्हारा लहजा काफी अहंकारी है। क्या तुम्हें लगता है कि 10,000 जहर संप्रदाय जैसे छोटे संप्रदाय को नष्ट करके तुम दुनिया में अजेय हो गए हो? अध्याय 362, चुयून साम्राज्य के वर्चस्व के लिए लड़ाई। हा, हुआएन, आपके अहंकार की कोई सीमा नहीं है। क्या आपको सच में लगता है कि छोटे 10,000 जहर संप्रदाय को नष्ट करके आप खुद को अजेय घोषित कर सकते हैं? हुआएन द्वारा 10,000 जहर संप्रदाय के पतन की घोषणा करने के तुरंत बाद पहाड़ की तलहटी से एक बेतहाशा अहंकारी हंसी गूंजी। 10,000 जहर संप्रदाय के द्वार अब दानव जहर संप्रदाय के शिष्यों द्वारा कड़ी सुरक्षा में थे, जिससे एक पक्षी का भी अंदर घुसना लगभग असंभव हो गया था। फिर भी उस आवाज का मालिक बिना किसी की नज़र में आए प्रकट हुआ, स्पष्ट रूप से एक शक्तिशाली व्यक्ति। किस तरह का नीच व्यक्ति यहाँ इतनी बेशर्मी से काम करने की हिम्मत करता है? आवाज के धीमे होने के तुरंत बाद हुआंग दशान तुरंत देखने के लिए एक ऊंचे स्थान पर उड़ गया। उसकी नज़र में डुक्यूई पंखों वाली 3 आकृतियां धीरे धीरे चौक की ओर उड़ रही थीं। उनका नेतृत्व एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति कर रहा था, जिसके चेहरे पर उदासी थी और वह आलीशान वस्त्र पहने हुए था। उसके पीछे 2 बुजुर्ग थे, 3 डू सम्राट। तीनों से निकलने वाली आभा को महसूस करते हुए हुआएन का चेहरा तुरंत बदल गया और वह जल्दी से हुआंग दहाई की ओर चिल्लाया, दहाई, अब पीछे हटो। हालांकि जैसे ही हुआएन ने उसे चेतावनी दी, समूह का नेतृत्व करने वाला अधेड़ उम्र का व्यक्ति हुआंग दहाई के सामने आया और धीरे से अपना पैर उठाया, हुआंग दहाई के बड़े पेट पर लात मारी। बूम! इससे पहले कि हुआंग दहाई कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, वह आसमान से नीचे गिर गया और चौक पर जोर से जा गिरा। दहाई, ये देखकर कि हुआंग दहाई को चोट लगी है, हुआएन जल्दी से अपनी तरफ मुड़ा और चिंता से अपनी चोटों की जांच की। मास्टर, हुआंग दहाई बोलने के लिए संघर्ष कर रहा था, उसके मुंह से एक बार फिर खून बह रहा था। यह उसके असभ्य शब्दों के लिए एक छोटी सी सजा थी। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने, जिसने उसे मारा था, बेपरवाही से उसका मजाक उड़ाया। हुआंग दहाई की चोटों का निरीक्षण करने के बाद हुआएन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई।
वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ताकत उससे कहीं ज्यादा है, और दो अन्य डू सम्राटों के समर्थन में हुआयन जानता था कि सीधे हमला करना बुद्धिमानी नहीं थी। तुम कौन हो और आज यहाँ क्यों आए हो? हुआयन ने गहरी आवाज में पूछा। हे, मैं ज़ीशान हूँ, 10,000 बिच्छू संप्रदाय का संप्रदाय गुरु। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हल्की हंसी के साथ उत्तर दिया। ज़ीशान, 10,000 बिच्छू संप्रदाय। उस आदमी की प्रतिक्रिया सुनकर हुआयन ने तुरंत अपने दिमाग में जानकारी याद की। 10,000 बिच्छू संप्रदाय बहुत पहले चुयून साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली संप्रदाय था, हालांकि यह कई वर्षों से गिरावट में था। इसके शिष्यों ने हमेशा चुपचाप काम किया और कम प्रोफाइल रखा। फिर भी आज वे 3 डू सम्राटों की एक पंक्ति को सामने लाने में कामयाब रहे। मैं आज 10,000 जहर संप्रदाय के क्षेत्र का दावा करने के लिए यहाँ आया हूँ। ज़ीशान ने जारी रखा, उसके इरादे स्पष्ट थे। क्रोधित हुआयन ने जवाब दिया, 10,000 जहर संप्रदाय के क्षेत्र का दावा करें? क्या आप नहीं जानते कि हम दानव जहर संप्रदाय पहले से ही इस संप्रदाय पर कब्जा कर चुके हैं? हे, संप्रदाय मास्टर हुआ, ऐसा लगता है कि आप अभी भी स्थिति को नहीं समझते हैं। लियू रुलोंग की मृत्यु और तुम हुआयन एक हाथ खो चुके हो। चुयू साम्राज्य में मेरे 10,000 बिच्छू संप्रदाय के खिलाफ खड़े होने में सक्षम कुछ ही ताकतें बची हैं। ज़ीशान ने ठंडी और आत्मविश्वास से भरी आवाज में उपहास किया। हुआयन ने दूसरों को हुआंग दहाई को इलाज के लिए ले जाने का संकेत दिया, फिर वह खड़ा हो गया, उसकी आंखों में रोष था। ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ 10,000 जहर संप्रदाय नहीं चाहते, तुम मेरे दानव जहर संप्रदाय को भी मिटाने की योजना बना रहे हो। वास्तव में संप्रदाय गुरु हुआ, तुम एक चतुर व्यक्ति हो। दानव जहर संप्रदाय और 10,000 जहर संप्रदाय के कुलीन दोनों आज यहाँ एकत्र हुए हैं, इससे मुझे तुम्हें एक एक करके शिकार करने की परेशानी से छुटकारा मिल गया है। ज़ीशान ने अपने इरादे पूरी तरह से स्पष्ट कर दिए थे, उसका लक्ष्य चुयू साम्राज्य पर हावी होना था। इससे पहले कि दानव जहर संप्रदाय के बुजुर्ग और शिष्य प्रतिक्रिया कर पाते, पहाड़ की तलहटी से अचानक चीखें फूट पड़ीं। संप्रदाय गुरु, कुछ भयानक हुआ है। एक विशाल जादुई जानवर आ रहा है और अज्ञात व्यक्तियों के एक समूह ने पहाड़ की तलहटी में प्रवेश द्वार को घेर लिया है। एक दानव विष संप्रदाय के बुजुर्ग ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए सूचना दी। ये सुनकर हुआयन को आखिरकार एहसास हुआ कि 10,000 बिच्छू संप्रदाय आज के टकराव के लिए पूरी तरह से तैयार होकर आया था। अगले ही पल ज़ीशान और उसके समूह के पीछे एक विशाल प्राणी दिखाई दिया, जो आकाश में मंडरा रहा था। एक नज़र में यह एक विशाल बिच्छू लग रहा था, जो दर्जनों मीटर लंबा था। विशाल बिच्छू की पीठ पर 4 जोड़ी विशाल पंख थे और उसके बालों वाले काले पैर आसमान में ऊंचे थे। पैर तीखे, दांतेदार किनारों से ढके हुए थे, जिनमें से प्रत्येक मानव जांघ जितना लंबा था, एक हल्की बैंगनी रोशनी से चमक रहा था। इसकी बिच्छू की पूंछ, जो लगभग उसके शरीर जितनी लंबी थी, खतरनाक तरीके से हिल रही थी, जिसके सिरे पर एक तेज डंक था जो ठंडी चमक के साथ चमक रहा था। इस विशालकाय बिच्छू की अचानक उपस्थिति ने तुरंत वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। जो लोग अनजाने में ही डर के मारे पीछे हट गए। जब हुआयन ने इस प्राणी को देखा तो उसका चेहरा एकदम बदल गया और वह चौंक कर बोला, 4 पंखों वाला आकाशीय दानव बिच्छू, एक 6ठी श्रेणी का जादुई जानवर। तुम्हारी आंखें अच्छी हैं, संप्रदाय गुरु हुआ। अब सुनो, 10,000 विष संप्रदाय और दानव विष संप्रदाय के सभी शिष्य, यदि तुम मरना नहीं चाहते तो जल्दी से मेरे 10,000 बिच्छू संप्रदाय के सामने आत्मसमर्पण कर दो। हम तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करेंगे। ज़ीशान ने 4 पंखों वाले आकाशीय दानव बिच्छू को बुलाने के बाद और भी अधिक अहंकार के साथ कहा। ज़ीशान के शब्दों को सुनकर 10,000 विष संप्रदाय के शिष्य, जिन्होंने अभी अभी दानव विष संप्रदाय के सामने आत्मसमर्पण किया था, तुरंत अपनी पीठ मोड़ ली और 10,000 बिच्छू संप्रदाय में शामिल हो गए। इस समय 10,000 बिच्छू संप्रदाय की श्रेष्ठ शक्ति के सामने 10,000 जहर संप्रदाय का पूरा गण न केवल पराजित हो गया, बल्कि अधिक शिष्यों के दलबदल के कारण संख्या में भी कम हो गया। सभी दानव जहर संप्रदाय के शिष्य, मेरे साथ आगे बढ़ो। हम आज की हार का बदला किसी और दिन लेंगे। हुआयन चिल्लाया, भले ही स्थिति भयावह थी। आत्मसमर्पण करने से इनकार करते हुए उसने आदेश दिया और दानव जहर संप्रदाय के लगभग 90% शिष्य और बुजुर्ग पहाड़ से नीचे उतरने लगे। मूर्खतापूर्ण प्रतिरोध। हुआयन की अवज्ञा को देखकर ज़ीशान की पहले की शांत अभिव्यक्ति अब क्रोध से रंगी हुई थी। एक झटके में ज़ीशान हुआयन को रोकने के लिए आगे बढ़ा। इस बीच ज़ीशान का अनुसरण करने वाले 2 बुजुर्गों ने दानव जहर संप्रदाय के बुजुर्गों के खिलाफ कार्रवाई की। 2 डू सम्राट शक्तिशाली लोगों ने डू राजाओं के एक समूह का सामना किया और यह एक पूर्ण नरसंहार था। कुछ ही पलों में दानव विष संप्रदाय में हताहतों की संख्या बढ़ने लगी। ये देखकर हुआयन, जो भागने के लिए दौड़ रहा था, मदद के लिए पीछे मुड़ा। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, ज़ीशान ने उसका रास्ता रोक दिया और तेजी से एक तीखी गंध वाली नीली छड़ को हुआयन के सिर पर घुमाया। अपने बचाव में हुआयन के एक हाथ ने छड़ के आकार का हथियार निकाला।
ओल्ड मॉन्स्टर लियू के साथ लड़ाई के बाद से जहां उसने अपना हाथ खो दिया था, उसने अपना चांदी का भाला छोड़ दिया था। दोनों छड़ें हवा में हिंसक रूप से टकराईं, चिंगारी उड़ी और नीली छड़ से एक अजीब ठंडी जहरीली गैस फैल गई। हुआयन का हाथ सुन्न हो गया और वह जल्दी से पीछे हट गया। हा, 7 सितारा डू सम्राट के रूप में अपनी ताकत से मेरे प्रहार का सामना करने में सक्षम होने के लिए आप बुरे नहीं हैं। अध्याय 363, एक ही क्षेत्र में कुचलने वाली युद्ध शक्ति। हा, 7 सितारा डू सम्राट की ताकत के साथ मेरे प्रहार का सामना करने के लिए आप काफ़ी प्रभावशाली हैं। हुआयन को पीछे हटते देख बिच्छू पर्वत ने पीछा नहीं किया। अपनी ताकत के साथ अगर हुआयन वास्तव में भागना चाहता तो वह उसे रोक नहीं पाता। हालांकि अगर हुआयन आज चला जाता तो पूरा दानव विश्व संप्रदाय और 10,000 विश्व संप्रदाय बिच्छू संप्रदाय द्वारा पूरी तरह से निगल लिया जाता, जिससे हुआयन एक आवारा कुत्ते से ज़्यादा कुछ नहीं रह जाता। दर्जनों मीटर पीछे हटने के बाद हुआयन भागा नहीं। उसका दिल तनाव में था, क्योंकि दानव विश्व संप्रदाय के बुजुर्ग बिच्छू संप्रदाय के 2 डू सम्राट विशेषज्ञों को रोकने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जैसे ही हुआयन ने बिच्छू पर्वत का सामना किया, जिसने एक नीला कर्मचारी चलाया, 10,000 विश्व संप्रदाय के विशाल वर्ग के ऊपर का आकाश अचानक हिंसक रूप से मुड़ गया। जल्द ही सफ़ेद कपड़े पहने एक सुंदर आकृति और एक चांदी के बालों वाली छोटी लड़की विकृत स्थान से बाहर निकल आई। इस अचानक घटना ने तुरंत बिच्छू पर्वत का ध्यान आकर्षित किया। हवा में विशाल 4 पंखों वाला स्वर्गीय दानव बिच्छू भी चांदी के बालों वाली लड़की को सावधानी से देख रहा था। उसकी विशाल पुतलियां डर के निशान दिखा रही थीं। शायद ये राक्षस जानवरों के बीच एक अनोखी संवेदन क्षमता थी, लेकिन एक मजबूत आभा जारी किए बिना भी शून्य जानवर उसकी अपार शक्ति को महसूस कर सकता था। इतना विशाल राक्षस जानवर यहाँ कैसे प्रकट हो सकता है? वे 3 डू सम्राट विशेषज्ञ कहाँ से आए? ज़ियाओ यिक्सियन के प्रकट होने के बाद उसकी नज़र आसमान में लड़ाई पर टिकने से पहले इधर उधर घूमी। बहुत बढ़िया, ये दोनों महिलाएं बिल्कुल सही समय पर आई हैं। 2 अचानक आगमन को देखकर हुआयन को लगा जैसे उसने अपने उद्धारकर्ताओं को देखा हो और उसका पहले से सिकुड़ा हुआ माथा शांत हो गया। कुछ समय पहले हुआयन ने जहर संत के खंडहरों से निकलने के बाद ज़ियाओ यिक्सियन का सामना किया था। वह खंडहरों के भीतर प्राचीन जंगल में खनन करने में उसकी मदद करने के लिए दानव विश्व संप्रदाय से कुछ शिष्यों को भेजने के लिए सहमत हो गया था। इस प्रकार हुआयन ने व्यक्तिपरक रूप से मान लिया था कि वह और ज़ियाओ यिक्सियन दोस्ताना शर्तों पर हैं। इसलिए ज़ियाओ यिक्सियन और छोटी चांदी के बालों वाली लड़की को देखकर वह अपनी उत्तेजना को छिपा नहीं सका। ये छोटी लड़की कौन है? वह इतनी कम उम्र में 8 सितारा डू सम्राट की ताकत कैसे प्राप्त कर सकती है? और उसके बगल में वह छोटी लड़की। इस समय हुआयन के सामने खड़े बिच्छू पर्वत ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। वह ज़ियाओ यिक्सियन की ताकत को पहचान सकता था, लेकिन उसके बगल में खड़ी छोटी लड़की ने उसे एक अथाह एहसास दिया। देवियों, कृपया मेरे दानव विश्व संप्रदाय के बुजुर्गों को बचाने में मदद करें। हुआयन ने सहायता के लिए विनती की। हुआयन के शब्दों को सुनकर बिच्छू पर्वत की प्रतिक्रिया विशेष रूप से तीव्र थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि हुआयन के पास इतना शक्तिशाली बैकअप होगा। देवियों, आज का संघर्ष बिच्छू संप्रदाय और दानव विश्व संप्रदाय के बीच है। यदि आप हस्तक्षेप करने से बचते हैं तो मैं व्यक्तिगत रूप से इस काम के समाप्त होने के बाद आपको एक बड़ा इनाम सुनिश्चित करूंगा। बिच्छू पर्वत ने ज़ियाओ यिक्सियन और चांदी के बालों वाली लड़की से बहुत विनम्रता से बात की। हुआयन और बिच्छू पर्वत दोनों की बात सुनकर ज़ियाओ यिक्सियन की आंखों में चिंतनशील भाव दिखाई दिया। आमतौर पर वह खुद को संप्रदाय के संघर्षों में शामिल नहीं करती। हालांकि हुआयन के साथ उसका एक सहयोगी रिश्ता था और उसने अवशेष के बारे में कुछ भी न बताते हुए अपना वादा निभाया था। समय के साथ वे दोस्त बन गए थे। वह हुआयन और दानव विश्व संप्रदाय को इस तरह नष्ट होते नहीं देखना चाहती थी। ये बिच्छू संप्रदाय क्या है? इसके बारे में कभी नहीं सुना। हुआयन मेरा दोस्त है, इसलिए अगर तुम नहीं चाहते कि मैं कोई कदम उठाऊं तो बेहतर होगा कि तुम अपने लोगों के साथ तुरंत चले जाओ, ज़ियाओ यिक्सियन ने शांति से कहा। इस समय वह पहले से ही 8 सितारा डू सम्राट के स्तर पर पहुंच चुकी थी और रहस्यमय और शक्तिशाली नेदरवर्ल्ड जहर की लौ में महारत हासिल कर चुकी थी। अपने अद्वितीय डूम जहर के साथ भले ही बिच्छू पर्वत डू सम्राट के शिखर पर था, लेकिन उसने उसे कोई खतरा नहीं माना। हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे कुछ ही शब्दों से टाल सकते हो? अगर हम इतनी आसानी से पीछे हट गए तो बिच्छू संप्रदाय चुयून साम्राज्य में कैसे जीवित रह सकता है? ज़ियाओ यिक्सियन के रवैये को समझते हुए बिच्छू पर्वत की अभिव्यक्ति तुरंत ठंडी हो गई और उसके शब्द कम विनम्र हो गए। ऐसा लगता है कि तुम आश्वस्त नहीं हो। उस स्थिति में मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक तुम हार नहीं मान लेते। ज़ियाओ यिक्सियन उसके साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। अगले ही पल उसकी आकृति टिमटिमा उठी और वह तेजी से बिच्छू पर्वत के करीब पहुंच गई। ज़ियाओ यिक्सियन की हरकत देखकर बिच्छू पर्वत ने जल्दी से अपनी स्थानिक अंगूठी से एक नीली सीटी निकाली और उसे तेजी से बजाया।
तुरंत हवा में एक चीखने की आवाज गूंज उठी और 4 पंखों वाला स्वर्गीय दानव बिच्छू, जो ऊपर से देख रहा था, अचानक क्रूर हो गया। सीटी बजाने के बाद बिच्छू पर्वत ने अपने नीले डंडे को आगे की ओर घुमाया, जिससे तुरंत एक भयानक नीला बर्फीला जहर युक्त डुक्यूई निकल गया। जियो यिक्सियन ने आने वाली डुक्यूई को देखा और उसकी आंखों में तिरस्कार की एक झलक दिखाई दी। उसने अपनी हथेली को थोड़ा ऊपर उठाया और उसके हाथ से ग्रे डुक्यूई की एक विशाल लहर फैल गई। इस ग्रे ऊर्जा में न केवल तीव्र जहर था, बल्कि घातक स्थिरता की शक्ति भी थी। बिच्छू पर्वत का घमंडी बर्फीला जहर डुक्यूई इस ग्रे ऊर्जा द्वारा पूरी तरह से दबा दिया गया था। एक भयंकर ऊर्जा संघर्ष के बाद जियाओ यिक्सियन अपनी जगह पर खड़ी रही, उस बची हुई शक्ति से अप्रभावित जिसने उसे मारा। दूसरी ओर ग्रे ऊर्जा से दागदार बिच्छू पर्वत का हाथ काला पड़ने लगा। क्या भयानक जहरीला डुक्यूई! अपने हाथ में आए बदलावों को महसूस करते हुए बिच्छू पर्वत ने जहर के प्रसार का विरोध करने के लिए जल्दी से अपना डुक्यूई प्रसारित किया। अपने पीछे सावधान रहो, लेडी जियाओ। जियाओ यिक्सियन और बिच्छू पर्वत के बीच जांच करने वाले वार के तुरंत बाद हुआएन ने एक जरूरी चेतावनी दी। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, आसमान में एक तीखी चीख गूंज उठी। अगले ही पल जियाओ यिक्सियन ने महसूस किया कि पीछे से हवा का एक तेज झोंका आ रहा है। उसके सिर पर एक बहुत बड़ी छाया छा गई। 4 पंखों वाले स्वर्गीय दानव बिच्छू का विशाल डंक तेजी से उसके ऊपर उतर रहा था। जबकि जियाओ यिक्सियन का जहर डुक्यूई उसी स्तर के विरोधियों के खिलाफ बेजोड़ था, वह निस्संदेह एक राक्षस जानवर के खिलाफ कच्ची शक्ति के मामले में नुकसान में होगी। इस प्रकार इस हमले को महसूस करने पर जियाओ यिक्सियन ने लापरवाही से इसका सामना करने का प्रयास नहीं किया। इसके बजाय उसने तेजी से अपने शरीर को घुमाया और विशाल डंक के आने वाले प्रहार को चकमा दिया। इस संक्षिप्त राहत का लाभ उठाते हुए स्कॉर्पियन माउंटेन ने जल्दी से अपने शरीर से डूम जहर क्यूई को बाहर निकाल दिया। इस बीच हुआएन अपने संप्रदाय के बुजुर्गों की मदद करने के लिए बिच्छू संप्रदाय के 2 डू सम्राट विशेषज्ञों के खिलाफ उनके संघर्ष में भाग लेने के लिए दौड़ा। हुआएन, एक उच्च स्तरीय डू सम्राट, लड़ाई में शामिल होने के साथ 2 बुजुर्ग, जो केवल 3 सितारा डू सम्राट स्तर पर थे, लड़खड़ाने लगे। इसके बावजूद स्कॉर्पियन माउंटेन ने हस्तक्षेप नहीं किया, अपनी नज़र जियाओ यिक्सियन पर टिकाए रखी, जबकि चुप लिटिल सिल्वर से सावधान रहा, जिसने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था। 4 पंखों वाला स्वर्गीय दानव बिच्छू अपना वार चूक जाने के कारण जियाओ यिक्सियन को आराम करने का समय नहीं दिया। उसके विशाल काले लोहे जैसे पंजे भयंकर गति से उसकी ओर झपटे। इस तरह के क्रूर हमले का सामना करते हुए जियाओ यिक्सियन के पास बार बार पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिससे उसके और विशालकाय प्राणी के बीच की दूरी बढ़ती गई। अध्याय 364, 1 बनाम 2। चौक के ऊपर आसमान में जियाओ यिजियान को ज़ीशान और 4 पंखों वाले स्वर्गीय विष बिच्छू द्वारा घेर लिया गया था और उस पर हमला किया जा रहा था। जियाओ यिन की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसे गुहे का सख्त आदेश बहुत स्पष्ट रूप से याद था, जब तक ये जीवन मृत्यु का संकट न हो, हस्तक्षेप न करें। इसके अलावा जियाओ यिजियान की ताकत में हाल ही में हुए बदलाव जियाओ यिन को किसी और की तुलना में ज्यादा स्पष्ट थे। डू सम्राट स्तर पर भी जियाओ यिजियान की युद्ध शक्ति पूरे महाद्वीप में बेजोड़ थी, जो कुछ कमजोर डूजों को टक्कर देने के लिए पर्याप्त मजबूत थी। इस समय जियाओ यिन की निगाह में जियाओ यिजियान ने पहले ही अपने और 4 पंखों वाले स्वर्गीय विष बिच्छू के बीच कई 100 मीटर की दूरी बना ली थी। इस समय तक ज़ीशान ने अपने शरीर में घुसे जहर को भी बाहर निकाल दिया था और 4 पंखों वाले स्वर्गीय विष बिच्छू के साथ जियाओ यिजियान को घेरने के लिए आगे बढ़ा। जियाओ यिजियान हवा में शांत खड़ी थी, एक व्यक्ति और एक जानवर दोनों से घिरी होने के बावजूद कोई घबराहट नहीं दिखा रही थी। हाथों की मुहरों की एक श्रृंखला के साथ वह अचानक बैंगनी लपटों में घिर गई। पूरे क्षेत्र में एक भयानक गर्मी फैल गई, जिससे लोगों के दिल कांप उठे। हे भगवान, ये बहुत भयानक है! भयावह गर्मी को महसूस करते हुए जहर दानव संप्रदाय के बुजुर्ग, 10,000 बिच्छू द्वार के 2 डू सम्राट विशेषज्ञ और हुआएन सभी ने अपनी हरकतें रोक दी, अपनी निगाहें जियाओ यिजियान की ओर घुमाईं। ज़ीशान की तरफ जब उसने यह अजीब घटना देखी तो वह अपने मुंह में रखी लंबी सीटी बजाना भूल गया और जियाओ यिजियान को घूरता रहा। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं, क्योंकि उस समय जियाओ यिजियान के चारों ओर की बैंगनी लौ धीरे धीरे 10 झांग आकार की बैंगनी तितली में बदल गई। हालांकि यह 4 पंखों वाले स्वर्गीय विष बिच्छू जितना बड़ा नहीं था, लेकिन इसका दबाव और भी अधिक तीव्र था। पाताल लोक की जहरीली लौ! क्या इस पौराणिक जहरीली लौ को परिष्कृत करना असंभव नहीं कहा जाता है? भयानक गर्मी उत्सर्जित करने वाली विशाल बैंगनी तितली को देखकर ज़ीशान, जो प्राचीन ग्रंथों में पारंगत थी, असीम संदेह और भय से भर गई। जाओ, मेरे लिए उस बड़े आदमी को भून दो। जियाओ यिजियान ने ज़ीशान को सोचने का मौका नहीं दिया। नेदरवर्ल्ड पॉइजन फ्लेम को बुलाने के बाद उसने 4 पंखों वाले स्वर्गीय विष बिच्छू के विशाल शरीर पर हमला करने के लिए इसे तेजी से नियंत्रित किया। जियाओ यिजियान के नियंत्रण में विशाल बैंगनी तितली ने अपने पंख फड़फड़ाए।
जैसे ही उसने कार्रवाई की, उसने बटरफ्लाई डांस तकनीक का प्रदर्शन किया, आग और जहर से भरी एक झोंका उड़ाते हुए आकाश में शान से नृत्य किया। बैंगनी तितली के आक्रामक रुख को देखकर 4 पंखों वाले स्वर्गीय विष बिच्छू की बड़ी पुतलियां क्रूरता से चमक उठीं। इसने अपने 4 विशाल पंख हिलाए और बैंगनी तितली पर हमला किया, पीछे रहने से इनकार करते हुए। हुश! 4 पंखों वाले स्वर्गीय विष बिच्छू के विशाल लोहे के पंजे, जो बैंगनी तितली के लगभग आधे आकार के थे, ने अपने लक्ष्य को एक शक्तिशाली झोंके के साथ जकड़ने का लक्ष्य बनाया। हालांकि इसने गति को बहुत कम करके आंका तितली नृत्य करते समय पाताल लोक की जहरीली ज्वाला की। बस एक पल में बैंगनी तितली अपनी मूल स्थिति से हट गई, 4 पंखों वाले स्वर्गीय विष बिच्छू के पेट की ओर उड़ी और फिर उससे बुरी तरह टकरा गई। बिच्छू के पेट की सुरक्षा उसकी पीठ की तुलना में कमजोर थी। हालांकि फिर भी सामान्य हमले ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। जब बैंगनी तितली ने हमला किया तो 4 पंखों वाले स्वर्गीय विष बिच्छू को शुरू में कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। हालांकि कुछ ही क्षणों बाद उसके दांतेदार पैरों को ढंकने वाले घने बाल तेजी से जलने लगे। तीव्र जलन के कारण वह एक तीखी चीख निकालने लगा। इस पीड़ा में उसका विशाल शरीर थोड़ा कांप उठा और उसके भीतर की डूबी हुई ऊर्जा जलती हुई बैंगनी लपटों की ओर पागलों की तरह बढ़ गई। फिर भी जैसे ही 4 पंखों वाले स्वर्गीय विष बिच्छू ने प्रतिक्रिया करने का प्रयास किया, बैंगनी तितली पहले ही उसके पेट के नीचे से उड़ गई थी और उसके सिर की ओर भागी। तितली की हलचल को देखते हुए 4 पंखों वाले स्वर्गीय विष बिच्छू ने अपने सिर की रक्षा के लिए जल्दी से अपने बड़े चिमटे को पीछे खींच लिया। इसके साथ ही उसके शरीर से भी लंबे उसके विशाल डंक ने एक बार फिर बैंगनी तितली पर निशाना साधा, घने डुक्यूई की एक परत के साथ तेजी से नीचे की ओर वार किया। ये देखकर जियो यी जियान ने जल्दी से बैंगनी तितली को चकमा देने के लिए उसे अपने कब्जे में ले लिया। गति के मामले में 4 पंखों वाला स्वर्गीय विष बिच्छू नर्क की जहरीली ज्वाला के आकार वाली बैंगनी तितली के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। जब डंक अभी भी उससे 10 मीटर दूर था, तब तितली पहले से ही शालीनता से एक तरफ हट गई थी और पीछे केवल एक जोड़ी विशाल चिमटा छोड़ गई थी जो थोड़ा जलकर लाल हो गया था। धमाका! हालांकि भले ही बैंगनी तितली पहले से ही अपनी पिछली स्थिति से दूर चली गई थी, डंक के हमले को समय पर वापस नहीं लिया जा सका। धातु के टकराने की भयंकर आवाज के साथ 4 पंखों वाले स्वर्गीय विष बिच्छू के डंक ने अपने ही बड़े चिमटे से घनिष्ठ संपर्क बना लिया। प्रभाव से मूल रूप से चट्टान की तरह कठोर चिमटा अब 2 मीटर से अधिक गहरा गड्ढा बन गया था। ये चिमटे के मोटे बाहरी आवरण को भेदने से बस थोड़ा ही कम था। इतना भारी प्रहार सहते हुए 4 पंखों वाला स्वर्गीय विष बिच्छू एक और दर्दनाक चीख निकालता है। कुछ ही दूरी पर ज़ीशान, जो 4 पंखों वाले स्वर्गीय विष बिच्छू को नियंत्रित कर रहा था, एक गंभीर भाव लिए हुए था। ये लड़ाई की शुरुआत थी और 4 पंखों वाला स्वर्गीय विष बिच्छू पहले ही एक महत्वपूर्ण नुकसान उठा चुका था। अगर लड़ाई जारी रही तो हार अपरिहार्य लग रही थी। वह बैंगनी तितली उसके नियंत्रण में है। मुझे उसे रोकना होगा ताकि वह उसे नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित न कर सके। एक त्वरित आकलन के बाद ज़ीशान ने अपने नीले रंग के कर्मचारियों को घुमाया और जियाओ यी जियान पर एक तेज हमला किया। इस बार वह पहले की तुलना में बहुत अधिक सतर्क था, ये सुनिश्चित करते हुए कि जियाओ यी जियान द्वारा छोड़े गए ग्रेडू क्यूई के संपर्क में न आए। हालांकि जियाओ यी जियान की तुलना में उसके साधना स्तर का एक सितारा अधिक होने के बावजूद उसे डुक्यूई शक्ति में कोई लाभ नहीं था। 2-3 झड़पों के बाद उसने खुद को फिर से नुकसान में पाया। जबकि ज़ीशान और जियाओ यी जियान युद्ध में उलझे हुए थे, 4 पंखों वाले स्वर्गीय विष बिच्छू के पेट के पैरों पर लगी बैंगनी लपटें अंततः डुक्यूई के निरंतर प्रवाह से बुझ गईं। हालांकि इसकी स्थिति में जरा भी सुधार नहीं हुआ। जिस क्षण लपटें बुझी, जहर की एक अकल्पनीय मात्रा उसके पैरों के जले और टूटे हुए खोल से होकर उसके मांस में घुस गई। अगले ही पल ज़ीशान और 4 पंखों वाला स्वर्गीय विष बिच्छू दोनों एक साथ हार गए, दर्द से कराह उठे। ज़ीशान पहले से ही जियाओ यी जियान के विषैले आपदा जहर की कई खुराक से पीड़ित था। इसी तरह 4 पंखों वाला स्वर्गीय विष बिच्छू, जो अब जहर से भर गया था, इतनी पीड़ा में था कि वह जमीन की ओर गिर पड़ा। अनियंत्रित रूप से लुढ़कते हुए इसने 10,000 विष द्वार के पर्वत द्वार के बाहर विशाल चट्टानों को चकनाचूर कर दिया। हालांकि इसकी सबसे दयनीय स्थिति, इसके 4 जोड़ी मजबूत पंख थे जो किसी तरह जलकर कंकाल मात्र रह गए थे। युद्ध को देखकर हुआएन का दिल बहुत खुश हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस युवा लड़की को वह कुछ महीने पहले शिष्य के रूप में लेने का इरादा रखता था, वह अब इतनी दुर्जय आकृति में विकसित हो गई है जिसे वह केवल देख सकता है। हम पीछे हट रहे हैं। यह महसूस करते हुए कि वह जियाओ यी जियान का मुकाबला नहीं कर सकता, ज़ीशान ने लड़ाई जारी रखने का विचार त्याग दिया। अध्याय 365 10,000 बिच्छू संप्रदाय के पूर्वज ज़ीबियान। हम पीछे हट रहे हैं। यह महसूस करते हुए कि वह जियाओ यी जियान का मुकाबला नहीं कर सकता, ज़ीशान ने लड़ाई जारी रखने की इच्छा खो दी थी।
ज़ीशान के आदेश पर डू सम्राट स्तर के दो बुजुर्ग जो हुआयन और जहर दानव संप्रदाय के बुजुर्गों का सामना कर रहे थे, जल्दी से पहाड़ से नीचे भाग गए। पीछे हटने का आदेश जारी करने के बाद ज़ीशान ने अपने हाथ में सीटी बजाई। आवाज़ सुनकर चार पंखों वाला स्वर्गीय विष बिच्छू जो जमीन पर दर्द से तड़प रहा था, अचानक अपने शरीर के भीतर फैल रहे जहर को दबाने के लिए मजबूर हो गया। उसका विशाल शरीर जमीन पर बेतहाशा दौड़ने लगा। मैंने तुम्हें पहले ही चले जाने की चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने नहीं सुना। अब जब तुम भागना चाहते हो तो यह इतना आसान नहीं होगा। ज़ीशान और उसके आदमियों को पीछे हटते देख ज़ियाओ ईज़ियान ने तेज़ी से उनका पीछा किया और ज़ीशान का रास्ता रोक दिया। हुआयन और जहर दानव संप्रदाय के बुजुर्ग उसके पीछे पीछे चल रहे थे। छोटी लड़की, मैं मानता हूं कि तुम बहुत मजबूत हो, लेकिन क्या तुमने कभी यह कहावत सुनी है कि हमेशा कोई न कोई तुमसे ज़्यादा मजबूत होता है? ज़ीशान ने ठंडे स्वर में कहा, क्योंकि उसने खुद को ज़ियाओ ईज़ियान के जाल में फंसा पाया। मेरे 10,000 बिच्छू संप्रदाय के पूर्वज पहले ही डू पूर्वज स्तर तक पहुंच चुके हैं। अगर उनका एकांत न होता तो हमारा 10,000 बिच्छू संप्रदाय चूयू साम्राज्य की सारी शक्तियों को निगल जाता। अगर आज हमारे साथ कुछ भी होता है तो यह निश्चित रूप से पूर्वज को डरा देगा। उस समय 10,000 बिच्छू संप्रदाय के पूर्वज, क्या ये ज़ीबियान हो सकता है जिसके बारे में अफवाह थी कि वह दशकों पहले मर गया था? हुआयन ने ज़ीशान की धमकी सुनकर आश्चर्य से पूछा। मुझे परवाह नहीं है कि यह जी जो भी हो बियान कौन है। भले ही वह डू पूर्वज विशेषज्ञ हो, लेकिन वह अभी यहाँ नहीं है ना? जब वह आएगा तो हम उससे निपट लेंगे, ज़ियाओ ईज़ियान ने उदासीनता से उत्तर दिया। ज़ीशान के जवाब का इंतजार किए बिना ज़ियाओ ईज़ियान ने तेजी से कार्रवाई की। नेदरवर्ल्ड पॉइजन फ्लेम को नियंत्रित करके चार पंख वाले स्वर्गीय विष बिच्छू पर हमला किया जो पागलों की तरह भाग रहा था। लानत है, तुम्हें आज जो फैसला लिया है उस पर पछताना पड़ेगा। ज़ियाओ ईज़ियान की हरकतों को देखकर ज़ीशान की नज़र सख्त हो गई। अगले ही पल उसने डू सम्राट स्तर के अन्य दो बुजुर्गों को नज़रअंदाज कर दिया और अकेले ही घेरे को तोड़ने की कोशिश की। उन दो बुजुर्गों के साथ हुआयन ने जाने की हिम्मत नहीं की, इसलिए ज़ियाओ ईज़ियान ही ज़ीशान का पीछा करने वाला अकेला व्यक्ति था। 10,000 विष संप्रदाय के पहाड़ की तलहटी पर 10,000 बिच्छू संप्रदाय के सदस्यों के साथ कई दिनों की लड़ाई से थके हुए जहर दानव संप्रदाय के अधिकांश शिष्यों को पीछे धकेला जा रहा था। वे लगातार हताहत हो रहे थे। तभी पहाड़ से एक भयंकर कंपन आया, मानो भूकंप आने वाला हो। कुछ ही क्षणों बाद युद्ध के मैदान के दोनों ओर के लोगों के सामने एक विशालकाय जानवर, दर्जनों मीटर लंबा, पागल प्राणी की तरह पहाड़ से नीचे की ओर दौड़ा। उसका शरीर उग्र बैंगनी लपटों में घिरा हुआ था। ये किस तरह का विशालकाय जानवर है? क्षेत्र की रक्षा कर रहे जहर दानव संप्रदाय के सैकड़ों शिष्य चार पंखों वाले स्वर्गीय जहर बिच्छू को देखकर डर से पीले पड़ गए। हाँ, ये हमारे 10,000 बिच्छू संप्रदाय का संरक्षक जानवर है। तुम्हारा जहर दानव संप्रदाय बर्बाद हो गया है। जहर दानव संप्रदाय के शिष्यों के डर के विपरीत 10,000 बिच्छू संप्रदाय के सदस्य उत्साह से भरे हुए थे। हालांकि उनमें से कुछ ने विशालकाय जानवर के शरीर पर जलती हुई बैंगनी लपटों को संदेह से देखा। सभी की चौकस निगाहों के सामने जानवर की गति बढ़ गई क्योंकि वह आगे बढ़ रहा था। तितर बितर हो जाओ, सब तितर बितर हो जाओ। जानवर की अपार आभा और उसके द्वारा लाई गई गर्मी की लहर को महसूस करते हुए जहर दानव संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने एक सितारा डूकिंग ताकत के साथ दूसरों को जल्दी से फैलने का आदेश दिया। इस विशालकाय प्राणी के सामने उनमें से किसी ने भी विरोध करने की थोड़ी सी भी इच्छा महसूस नहीं की। हाँ, संरक्षक जानवर मदद करने के लिए नीचे आया है। इसका मतलब है कि पहाड़ पर लड़ाई खत्म हो गई है। आप बेहतर आत्मसमर्पण कर सकते हैं। आपके संप्रदाय के गुरु हुआयन को शायद हमारे संरक्षक जानवर ने पहले ही भोजन में बदल दिया है। जैसे ही जानवर बेतहाशा नीचे की ओर बढ़ा, 10,000 बिच्छू संप्रदाय के शिष्य और भी उत्साहित हो गए। वे स्थिर खड़े रहे, ये देखने के लिए उत्सुक थे कि चार पंखों वाला स्वर्गीय विष बिच्छू एक एक करके विष दानव संप्रदाय के सदस्यों को खा रहा है। हालांकि जब विशाल जानवर विष दानव संप्रदाय के शिष्यों से 500 मीटर से भी कम दूरी पर था तो उसका शरीर अचानक हिंसक रूप से रुक गया। उसका विशाल शरीर संतुलन खो बैठा और बेकाबू होकर लुढ़कने लगा। इस प्रक्रिया में कई मीटर आकार की एक विशाल बैंगनी तितली धीरे धीरे बिच्छू के शरीर से बाहर निकली। क्या हो रहा है? संरक्षक जानवर को क्या हो गया है? वह बैंगनी तितली कहाँ से आए? यहाँ तक कि एक मूर्ख भी बता सकता था कि चार पंखों वाले स्वर्गीय विष बिच्छू के साथ कुछ गंभीर गड़बड़ थी क्योंकि वह नीचे की ओर लुढ़क रहा था। सौभाग्य से जहर दानव संप्रदाय के शिष्यों ने जानवर के हमले की दिशा में एक खुली जगह खाली करने के निर्देशों का पालन किया था। जैसे ही विशाल प्राणी जहर दानव संप्रदाय के शिष्यों के करीब लुढ़का, वह रुका नहीं। लगभग पूरी तरह से जड़ता से वह 10,000 बिच्छू संप्रदाय के घनी भीड़ वाले शिष्यों की ओर लुढ़कता रहा। 10,000 बिच्छू संप्रदाय के बहुत से शिष्य, जिनके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था, लुढ़कते हुए जानवर के नीचे सीधे कुचल दिए गए।
इसके तुरंत बाद वे जानवर के शरीर पर अभी भी बनी हुई बैंगनी लपटों में घिर गए, जिससे वे कुछ ही क्षणों में जलकर राख हो गए। एक पल में युद्ध का मैदान, जो पहले खून की बदबू से भरा हुआ था, अब जले हुए मांस की दुर्गंध से भर गया। लुढ़कता हुआ जानवर आखिरकार एक विशाल चट्टान से टकराने के बाद रुक गया। संरक्षक जानवर उस बैंगनी तितली द्वारा जलाकर मार दिया गया। 4 पंखों वाले स्वर्गीय विषैले बिच्छू को निश्चल पड़ा देखकर और उसके शरीर से कभी कभी आने वाली चटकने वाली आवाजें सुनकर 10,000 बिच्छू संप्रदाय के सभी शिष्यों को एहसास हुआ कि क्या हुआ था। एक एक करके वे उस विशाल बैंगनी तितली को देखकर भयभीत हो गए, जो आकाश में बहुत ऊपर मंडरा रही थी। उनके माथे से सेम के आकार के पसीने की बूंदें टपक रही थीं। शक्ति का ये स्तर पहले से ही उनकी कल्पना से परे था। हालांकि विष दानव संप्रदाय के शिष्य भी बैंगनी तितली की उत्पत्ति से अनजान थे, लेकिन जब उन्हें समझ में आया कि इस भयानक रूप से गर्म तितली ने 10,000 बिच्छू संप्रदाय के संरक्षक जानवर को मार डाला है, तो उन्हें राहत महसूस हुई। तभी पहाड़ की तलहटी से एक दहाड़ गूंजी, तुमने हमारे संरक्षक जानवर को मार डाला, पूर्वज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। आवाज का अनुसरण करते हुए फटे पुराने कपड़ों में बिखरे बालों और काली त्वचा वाला एक अधेड़ व्यक्ति आकाश में दिखाई दिया। उसके पीछे शुद्ध सफेद कपड़े पहने एक युवा लड़की उनकी ओर तैरती हुई आई, मानो आराम से टहल रही हो। संप्रदाय गुरु। पहाड़ की तलहटी में बचे हुए 10,000 बिच्छू संप्रदाय के शिष्यों ने तुरंत उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को पहचान लिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके एक समय के अलग थलग, शक्तिशाली और रहस्यमय संप्रदाय के गुरु अब इतनी दयनीय स्थिति में दिखाई देंगे। ज़ीशान के शरीर में जमा हुए विपत्ति के जहर को देखते हुए वह शायद अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। ज़ीशान की दहाड़ सुनकर ज़ियाओ यीजियान ने अचानक उसका पीछा करना बंद कर दिया। वह वहीं रुकी रही और जोर से चिल्लाई, चूंकि तुम्हें अपने पूर्वज पर इतना विश्वास है, इसलिए मैं तुम्हें वापस जाने और संदेश देने दूंगी। अब से 3 दिन बाद मैं 10,000 बिच्छू संप्रदाय का दौरा करूंगी। ज़ीशान को लगा जैसे उसे राहत मिल गई हो। उसने जल्दी से एक और धमकी दी, ठीक है, बस तुम रुको। यदि आप 3 दिनों में हमारे 10,000 बिच्छू संप्रदाय में नहीं आते हैं, तो हमारे पूर्वज व्यक्तिगत रूप से विष दानव संप्रदाय में आएंगे। अध्याय 366। जियो यीजियान ने जहर संप्रदाय की स्थापना की। यह अंतिम धमकी देने के बाद ज़ीशान ने पहाड़ की तलहटी में 10,000 बिच्छू संप्रदाय के एकत्रित शिष्यों की ओर अपनी नज़र घुमाई और सख्ती से चिल्लाया, 10,000 बिच्छू संप्रदाय के सभी शिष्य तुरंत पीछे हट जाओ। ये देखने के लिए प्रतीक्षा किए बिना कि दूसरे कैसे प्रतिक्रिया करेंगे, ज़ीशान जल्दी से दृश्य से चले गए। उनकी आकृति चमकती हुई चली गई। ज़ियाओ यीजियान और ज़ीशान के बीच की बातचीत जहर दानव संप्रदाय और 10,000 बिच्छू संप्रदाय दोनों के सभी शिष्यों द्वारा स्पष्ट रूप से सुनी गई थी। उस क्षण दोनों पक्षों के मनोबल में पूरी तरह से उलटफेर हुआ। भाइयों, 10,000 बिच्छू संप्रदाय के संप्रदाय गुरु भाग गए हैं। चलो जवाबी हमला करते हैं। जवाबी हमला, जवाबी हमला। एक पल में जहर दानव संप्रदाय के शिष्यों ने तेजी से आगे बढ़ते हुए पहाड़ से नीचे की ओर तेजी से हमला किया। इस समय हुआयन सहित जहर दानव संप्रदाय के 1 दर्जन से अधिक बुजुर्ग लड़ाई में शामिल होने के लिए पहाड़ से नीचे उतरे। 10,000 बिच्छू संप्रदाय के शिष्य जिन्होंने तेजी से प्रतिक्रिया की, वे पहले ही तितर बितर हो गए और भाग गए, जबकि जो धीमे थे उन्हें जहर दानव संप्रदाय ने जल्द ही काट दिया। हालांकि जब जहर दानव संप्रदाय के शिष्यों ने 10,000 बिच्छू संप्रदाय के शेष सदस्यों को घेर लिया, तो उन्होंने उन्हें पूरी तरह से खत्म करने का विकल्प नहीं चुना। वर्तमान में चूयू साम्राज्य के शीर्ष 5 संप्रदायों में से 3 के बीच एक अराजक लड़ाई छिड़ गई थी। यदि दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ, तो न केवल जहर दानव संप्रदाय इसे स्वीकार करने में असमर्थ होगा, बल्कि चूयू साम्राज्य भी उथल पुथल में आ जाएगा। लंबे समय तक चलने वाला रक्तपात संभवतः साम्राज्य की समग्र शक्ति को दशकों पीछे धकेल देगा। हुआयन इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए पूरी जीत हासिल करने के बाद उसने 10,000 बिच्छू संप्रदाय के सभी जीवित शिष्यों को पकड़ लिया। उनके अंतिम भाग्य का फैसला 3 दिन बाद होगा। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि 10,000 बिच्छू संप्रदाय या जहर दानव संप्रदाय अंतिम विजेता के रूप में उभरा है या नहीं। यदि 10,000 बिच्छू संप्रदाय नष्ट हो गया, तो ये बंदी अब कोई महत्वपूर्ण खतरा नहीं रहेंगे और उन्हें तितर बितर होने दिया जा सकता है। हालांकि यदि जहर दानव संप्रदाय पराजित हो गया, तो वे अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर लेंगे। बंदियों से निपटने के बाद हुआयन ने 10,000 विष संप्रदाय के शेष सदस्यों को फिर से संगठित किया। 10,000 बिच्छू संप्रदाय की हार के बारे में जानने और विशालकाय जानवर के जले हुए शव को अपनी आंखों से देखने के बाद उन्होंने जहर दानव संप्रदाय की स्थिति को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। इस लड़ाई ने जहर दानव संप्रदाय को चुयून साम्राज्य का सबसे बड़ा संप्रदाय बना दिया था। अब केवल 10,000 बिच्छू संप्रदाय के डू पूर्वज ज़ीबियान से निपटना बाकी था। यदि वह पराजित हो गया, तो जहर दानव संप्रदाय चुयून साम्राज्य पर पूरी तरह से हावी हो जाएगा।
10,000 विश्व संप्रदाय के भव्य हॉल के अंदर हुआयन ने सम्मानपूर्ण भाव से शियाओ यीजियान से संपर्क किया और कहा, मालकिन, अगर आप चुयू साम्राज्य पर शासन नहीं करना चाहती हैं तो मैं, हुआयन, जनता को आदेश नहीं दे पाऊंगी। आप चाहती हैं कि मैं शासक बनूं। हुआयन के शब्दों पर शियाओ यीजियान आश्चर्यचकित दिखी। ये सही है, आपकी ताकत तीनों संप्रदायों के शिष्यों ने देखी है। इसके अलावा कल आपकी मदद के बिना जहर दानव संप्रदाय पहले ही नष्ट हो गया होता। शासक का पद लेना आपके लिए उचित है और कोई भी इसका विरोध नहीं करेगा। हुआयन ने ईमानदारी से समझाया। चुयू साम्राज्य में शाही परिवार कभी भी सबसे शक्तिशाली ताकत नहीं रहा था। जहर दानव संप्रदाय या 10,000 विश्व संप्रदाय भी शाही परिवार को आसानी से कुचल सकते थे। अब जबकि जहर दानव संप्रदाय ने 10,000 विश्व संप्रदाय को अवशोषित कर लिया है और लंबे समय से स्थापित 10,000 बिच्छू संप्रदाय को हरा दिया है, चुयू साम्राज्य पर शासन करने में कोई बाधा नहीं होगी। संप्रदाय गुरु सही कह रहे हैं। लेडी हेवनली जहर, चुयू साम्राज्य का शासक बनना लोगों की इच्छा है। मैं, हुआन गहाई, इसका पूरा समर्थन करता हूँ। कृपया लेडी हेवनली जहर, चुयू साम्राज्य के शासक के रूप में पद स्वीकार करें। कृपया लेडी हेवनली जहर, चुयू साम्राज्य के शासक की भूमिका निभाएं। हॉल में दूसरों की आवाज़ें सुनकर जियाओ यीजियान की आंखों में एक विचारशील नज़र दिखाई दी। वर्तमान में जियाओ यीजियान पहले से ही जहर दानव संप्रदाय के साथ उलझी हुई थी। 10,000 बिच्छू संप्रदाय के पूर्वज के साथ आगामी टकराव के लिए भी उसकी ताकत की आवश्यकता होगी। उसकी वर्तमान प्रतिष्ठा के साथ शासक की भूमिका निभाना उचित था। इसके अलावा इस पहचान के होने से उसे विभिन्न जहर इकट्ठा करने और जहर संत के अवशेषों की खोज करने में बहुत मदद मिलेगी। जियाओ यिन, आपको अपनी सबसे तेज गति से चुयून साम्राज्य से युनलान संप्रदाय में लौटने में कितना समय लगेगा? एक पल के लिए विचार करने के बाद जियाओ यीजियान ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हुए जियाओ यिन को एक ध्वनि संचरण भेजा। जियाओ यीजियान के प्रश्न को सुनने के बाद जियाओ यिन ने अपना छोटा हाथ बढ़ाया और धीरे धीरे उत्तर देने से पहले अपनी उंगलियों पर गिनती की। अगर मैं अकेले यात्रा करती हूँ तो 4 दिन पर्याप्त होंगे, लेकिन अगर मैं बहन जियानर को साथ ले जाती हूँ तो इसमें 5 दिन लग सकते हैं। 5 दिन? अल्केमिस्ट सम्मेलन से पहले 9 दिन से भी कम समय बचा है। ऐसा लगता है कि 10,000 बिच्छू संप्रदाय के साथ इस मामले को जल्दी से हल करने की जरूरत है। अपने दिल में लिए गए निर्णय के साथ जियाओ यीजियान ने भव्य हॉल में जहर दानव संप्रदाय के उच्च रैंकिंग सदस्यों की ओर रुख किया और जोर से घोषणा की, चूंकि आप सभी मेरी नियुक्ति पर जोर देते हैं, इसलिए मैं मना नहीं करूंगी। आज से 10,000 विश्व संप्रदाय के मुख्यालय का नाम बदलकर जहर संप्रदाय कर दिया जाएगा। संप्रदाय गुरु को नमस्कार। जहर संप्रदाय पीढ़ियों तक समृद्ध हो। जियाओ यीजियान ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और जहर संप्रदाय की स्थापना की घोषणा की। हुआयन ने जियाओ यीजियान को सम्मान देने में अग्रणी भूमिका निभाई। संप्रदाय गुरु को नमस्कार। जहर संप्रदाय पीढ़ियों तक समृद्ध हो। संप्रदाय गुरु को नमस्कार। जहर संप्रदाय पीढ़ियों तक समृद्ध हो। हुआयन के बाद विश्व दानव संप्रदाय के बुजुर्गों और 10,000 विश्व संप्रदाय के कुछ पूर्व बुजुर्गों ने भी अपना सम्मान देना शुरू कर दिया। इस एकीकृत आवाज को सुनकर जियाओ यीजियान के दिल में एक अजीब सी भावना जाग उठी। वह भव्य हॉल में सबसे ऊंचे स्थान पर कुर्सी पर चली गई और धीरे से बैठ गई। आज से संप्रदाय में बाएं और दाएं दोनों रक्षकों के लिए पद होंगे। मैं हुआयन को संप्रदाय के बाएं रक्षक के रूप में नियुक्त करता हूं। मेरी अनुपस्थिति में संप्रदाय के भीतर सभी मामलों को मेरी ओर से हुआयन द्वारा संभाला जा सकता है। संप्रदाय मास्टर की कुर्सी पर बैठने के बाद जियाओ यीजियान ने जो पहला कदम उठाया वह एक डिप्टी को नियुक्त करना था। आखिरकार वह अभी तक चीजों के प्रबंधन पक्ष से परिचित नहीं थी और हुआयन एक ऐसी व्यक्ति थी जिसे उसने बेहद भरोसेमंद पाया। जियाओ यीजियान के शब्दों को सुनकर हुआयन का चेहरा खुशी से चमक उठा। कई लोगों ने जियाओ यीजियान की क्षमता को देखा था। एकमात्र डू स्पिरिट के रूप में शुरू होने से वह जल्दी ही एक ऐसी ताकत बन गई जो आधे साल के भीतर एक संप्रदाय के गुरु को कुचलने में सक्षम थी। उसने पौराणिक नेदरवर्ल्ड पॉइजन फ्लेम को भी नियंत्रित किया, जिसे परिष्कृत करना अविश्वसनीय रूप से कठिन कहा जाता था। ऐसी प्रतिभा के साथ वह भविष्य में एक डू पूर्वज बनने के लिए बाध्य थी, संभवतः एक पौराणिक डू आदरणीय भी। जियाओ यीजियान का अनुसरण करने वाले पहले लोगों में से एक के रूप में हुआयन की स्थिति तब भी प्रमुख रहेगी जब नए सदस्य पॉइजन संप्रदाय में शामिल होंगे। इसके अलावा ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति का अनुसरण करने से निस्संदेह उसे अपनी ताकत में काफ़ी सुधार करने में मदद मिलेगी। उत्साह से भरकर हुआयन तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और सम्मानपूर्वक चिल्लाया, धन्यवाद संप्रदाय के गुरु, आपके विश्वास के लिए। खड़े हो जाओ। जियाओ यीजियान ने धीरे से अपना हाथ उठाया और धीरे से बोली, वाम रक्षक को नमस्कार। सभी ने जियाओ यीजियान की नियुक्ति का बहुत समर्थन किया। जैसे ही हुआयन खड़ा हुआ दूसरों ने उसका सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। इसके बाद जियाओ यीजियान ने दोनों पूर्व संप्रदायों के कुछ बुजुर्गों को फिर से नियुक्त करना शुरू किया।
आधे दिन के भीतर पूर्व 10,000 विश संप्रदाय के मुख्यालय में रहने वाले सभी शिष्यों को परिवर्तनों के बारे में पता चल गया था। चूंकि जियाओ यीजियान एक वैध विश साधक था, इसलिए उनके दिलों में कोई प्रतिरोध नहीं था। इसके बजाय वे उत्साहित महसूस करते थे और जोर से जयकार करते थे। अध्याय 367 10,000 बिच्छू संप्रदाय को डराना। विश संप्रदाय की स्थापना की रात जियो यीजियान ने हुआयन को अकेले ही उस प्रांगण में बुलाया जो विशेष रूप से संप्रदाय के गुरु का था। हुआयन, क्या तुम जानती हो कि 10,000 बिच्छू संप्रदाय का पर्वत द्वार कहाँ स्थित है? जियो यीजियान ने धीरे से पूछा। संप्रदाय के गुरु को रिपोर्ट करते हुए 10,000 बिच्छू संप्रदाय त्यानिक्सी पर्वत श्रृंखला के भीतर स्थापित है, जहां जहरीली धुंध हवा में भरी हुई है और हर जगह जहरीले कीड़े हैं। जियो यीजियान की पूछताछ सुनकर हुआयन ने सम्मानपूर्वक वह जानकारी बताई जो उसे पता थी। संप्रदाय गुरु कई दशक पहले ज़िबियान पहले से ही एक डू सम्राट था। उस समय मैं केवल डू स्पिरिट स्तर पर था, लेकिन मैंने उसकी कुछ उपलब्धियों के बारे में सुना। सबसे पहले उसने जियामा साम्राज्य के शाही विशेषज्ञ जिया जिंगटियन के साथ कई बार लड़ाई की थी, जिसके परिणामस्वरूप गतिरोध हुआ था। दूसरे, उसने जियामा साम्राज्य के बर्फ सम्राट है बोडोन को हराया। उसने सांप लोगों की जनजाति की मेडुसा रानी के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। अब उसके डू पूर्वज तक पहुंचने की अफवाहें हैं, हालांकि मैं पुष्टि नहीं कर सकता कि यह सच है या नहीं। 10,000 बिच्छू संप्रदाय के स्थान का वर्णन करने के बाद हुआयन ने ज़िबियान के कार्यों के बारे में बात करना जारी रखा। हुआयन की विस्तृत व्याख्या सुनने के बाद जियाओ यीजियान ने सिर हिलाया। चूंकि ज़ीशान इतना आश्वस्त है, इसलिए ये सच है कि ज़िबियान ने डू पूर्वज तक पहुंच बनाई है। संप्रदाय गुरु, भले ही वह बूढ़ा आदमी वास्तव में डू पूर्वज तक पहुंच गया हो, लेकिन वह भगवान शियाओयिन के बराबर नहीं होगा। हुआयन ने शून्य जानवर की ओर देखा और निश्चितता के साथ बोला। इससे पहले खंडहरों में उसने शून्य जानवर की क्षमताओं को देखा था। अंतरिक्ष में यात्रा करने की शक्ति कुछ ऐसी थी जिसे साधारण डू पूर्वज समझ नहीं सकते थे। मम्मा, आपको इस मामले के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शियाओ यीजियान ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर हुआयन को जाने का संकेत देने के लिए अपना हाथ हिलाया। संप्रदाय गुरु, आपका अधीनस्थ विदा लेता है। शियाओ यीजियान के हाव भाव को देखकर हुआयन ने सम्मानपूर्वक कहा, फिर तुरंत आंगन से बाहर निकल गई। हुआयन के चले जाने के बाद शियाओ यीजियान तुरंत अपने चेहरे पर एक चालाक मुस्कान के साथ मुड़ी और शियाओयिन से बोली, शियाओयिन, अगर मैं तुम्हें दूसरों को डराने के लिए कोई कदम उठाने के लिए कहूँ तो ये गुरु के नियमों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, है ना? जियो यीजियान की बातें सुनकर जियोयिन ने जवाब देने से पहले झिझकते हुए कहा, इसे गुरु के नियमों का उल्लंघन नहीं माना जाना चाहिए। अच्छा, तो ये तय हो गया। चलो अब चलते हैं। जियोयिन की प्रतिक्रिया सुनकर जियो यीजियान ने उत्साह से बात की। अगले ही पल जियोयिन ने आंगन में एक स्थानिक दरार खोली। दरार दिखाई देने के बाद जियो यीजियान और जियोयिन एक साथ अंदर चले गए। जब वे शून्य से फिर से प्रकट हुए तो उनका स्वागत एक घने जंगल ने किया जो जहां तक नजर जा सकती थी फैला हुआ था, जिसके ऊपर धुंध की एक मोटी परत मंडरा रही थी। दूर एक अत्यंत राजसी पर्वत शिखर उनके सामने खड़ा था। ये बहुत तेज था। जियोयिन, तुम कमाल हो। मैं कब तुम्हारी तरह अंतरिक्ष में यात्रा कर पाऊंगी? अपने सामने के दृश्य को देखते हुए जियो यीजियान ने अंगूठा दिखाया और ईर्ष्या से जियोयिन को देखा। यह इतना बढ़िया नहीं है। जियाओ यीजियान की प्रशंसा सुनकर जियाओयिन शर्मा गई और जवाब दिया, ओह, प्रशंसा से शर्म आ रही है। जियाओ यीजियान ने जियाओयिन को चिढ़ाया और फिर सीधे उनके सामने विशाल पर्वत की चोटी की ओर चल दिया। कुछ ही देर में दोनों पहाड़ के ऊपरी हिस्से में पहुंच गए। अपने ऊंचे स्थान से उन्होंने ऊंची चोटी को देखने के लिए नीचे देखा जो कुल्हाड़ी से आधी कटी हुई लग रही थी। चोटी के चपटे शीर्ष पर एक विशाल संप्रदाय खड़ा था जो घने हरे जहरीले धुंध में लिपटा हुआ था, जिसने अंदर सब कुछ स्पष्ट कर दिया था। हाल ही में 10,000 बिच्छू संप्रदाय ने अपने लगभग 60% शिष्यों को युद्ध के लिए भेजा था। नतीजतन संप्रदाय के पर्वत द्वार के आसपास बहुत कम पहरेदार थे और किसी ने भी जियाओ यीजियान और जियाओयिन को द्वार के सामने विशाल चौक के ऊपर मंडराते हुए नहीं देखा। हवा में लटके हुए जियाओ यीजियान ने नीचे हरे जहरीले धुंध को उदासीनता से देखा। अपना गला साफ करते हुए उसने ऊंची आवाज में पुकारा, ज़ीशान, क्या तुम अभी भी जीवित हो? अगर तुम मर नहीं गए हो तो अपने पुराने पूर्वज को बाहर निकालो। हमारे 10,000 बिच्छू संप्रदाय पर अतिक्रमण करने की हिम्मत कौन कर सकता है? जैसे ही जियो यीजियान की आवाज़ गिरी, नीचे घने कोहरे से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकल आया। उसकी आभा से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह भी एक डू सम्राट था। 10,000 बिच्छू संप्रदाय वास्तव में क्लाउड साम्राज्य में एक प्रसिद्ध पुराना संप्रदाय था। संप्रदाय के गुरु ज़ीशान एक शीर्ष डू सम्राट थे। 10,000 जहर संप्रदाय के पर्वत द्वार पर लड़ाई में खोए 2 डू सम्राट विशेषज्ञों को मिलाकर उनके पास कुल 4 डू सम्राट विशेषज्ञ थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में आओगे।
डू सम्राट स्तर के बूढ़े व्यक्ति के उभरने के बाद नीचे से अचानक एक क्रोधित आवाज आई। थोड़ी देर बाद जीशान संप्रदाय के चौक पर दिखाई दिया, जो 10,000 बिच्छू संप्रदाय के लाखों शिष्यों से घिरा हुआ था। उसके बगल में सफ़ेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जो थोड़ा झुका हुआ था और एक बेंत पर झुका हुआ था। बूढ़े आदमी ने साधारण कपड़े पहने थे। उसका झुर्रीदार चेहरा भावहीन था, फिर भी उसकी धुंधली आंखों में एक ठंडी तीक्ष्णता चमक रही थी। उसने एक काली छड़ी पकड़ी हुई थी, जिसके शीर्ष पर एक भयानक बिच्छू का सिर था, जिसके माथे पर एक हल्की बैंगनी चमक थी। बूढ़ा आदमी अपनी आभा को पूरी तरह से नियंत्रित करके वहां खड़ा था, अपनी शक्ति का जरा भी निशान नहीं छोड़ रहा था। पहली नज़र में वह किसी भी साधारण बुजुर्ग की तरह लग रहा था। हालांकि उस समय जीशान सहित 10,000 बिच्छू संप्रदाय के सभी बुजुर्ग और शिष्य उसे अत्यंत सम्मान के साथ देख रहे थे। इस बूढ़े आदमी को देखकर जियाओ यीजियान ने सीधे हवा में मंडरा रहे डू सम्राट बुजुर्ग को अनदेखा कर दिया और उसके सामने लगभग 10 मीटर की दूरी पर एक स्थान पर उतर गया। उसके चारों ओर 10,000 बिच्छू संप्रदाय के शिष्यों ने उसे जल्दी से घेर लिया। शिष्यों की हरकतों को देखते हुए कुबड़े बूढ़े आदमी ने अपनी छड़ी को हल्के से जमीन पर थपथपाया और फटकार लगाई, तुम सब पीछे हट जाओ। ऐसा कहने के बाद उसकी धुंधली लेकिन तीखी नज़रें जियाओ यिन पर टिक गईं, जो जियाओ यीजियान के बगल में खड़ी थी, जो कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। एक पल के बाद उसने अपनी जांच छोड़ दी और धीरे धीरे अपनी नज़र जियाओ यीजियान पर घुमाई। तुम ज़ीबियान हो, है न? जियाओ यीजियान ने अचानक पूछा। युवा, मैं वास्तव में ज़ीबियान हूँ। ज़ीबियान ने जवाब में सिर हिलाया। बूढ़े व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करते हुए जियाओ यीजियान ने अपना सिर घुमाया और बिना किसी हिचकिचाहट के जियाओ यिन से पूछा, जियाओ यिन, उसकी साधना किस स्तर की है? वह अभी 4 सितारा डू पूर्वज तक पहुंच गया है, जियाओ यिन ने बिना किसी दूसरे विचार के उत्तर दिया। ये युवा लड़की वास्तव में रहस्यमय है, उसने एक नज़र में ही मेरे साधना स्तर को समझ लिया। जियो यीजियान और जियो यिन के बीच बातचीत सुनकर ज़ीबियान को एहसास हुआ। हालांकि जियो यिन की ओर उसकी नज़र और भी सतर्क हो गई। 4 सितारा डू पूर्वज। जियो यिन का जवाब सुनकर जियाओ यीजियान थोड़ा हैरान हुआ। हुआएन द्वारा ज़ीबियान की उपलब्धियों के वर्णन के आधार पर उसने मान लिया था कि वह अभी डू पूर्वज स्तर तक पहुंचा है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह अपने पूर्व विरोधियों को इतने अंतर से पीछे छोड़ देगा। अध्याय 368, क्लाउड साम्राज्य को एकीकृत करना। 4 सितारा डू पूर्वज। जियाओ यिन का जवाब सुनकर जियाओ यीजियान कुछ हद तक हैरान थी। हुआएन के जेड बयान की उपलब्धियों के विवरण के आधार पर उसने मान लिया था कि वह अभी डू पूर्वज स्तर तक पहुंचा है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह अपने पूर्व विरोधियों से इतने अंतर से आगे निकल जाएगा। जियाओ यिन, क्या तुम 4 सितारा डू पूर्वज को संभाल सकती हो? जियाओ यीजियान ने अपनी आवाज़ जियाओ यिन तक पहुंचाई। बेशक। जियाओ यीजियान का सवाल सुनकर जियाओ यिन ने एक बेहद आत्मविश्वास भरी मुस्कान दी। तुरंत उसके शरीर से एक अविश्वसनीय रूप से भयानक आभा निकलने लगी। यह आभा, यह शायद डू पूर्वज स्तर के शिखर पर पहुंच गई है। इस आभा को महसूस करते हुए पहले सतर्क रहने वाले ज़ीबियान को अब डर की लहर महसूस हुई। इस शक्ति के आगे वह विरोध करने का विचार भी नहीं कर सकता था। 9 सितारा डू सम्राट जीशान सहित आसपास के शिष्यों को ऐसा लगा जैसे वे किसी पहाड़ के नीचे कुचले जा रहे हों, मुश्किल से सांस ले पा रहे हों। ज़ीबियान और दूसरों की प्रतिक्रियाओं को देखकर जियाओ यीजियान का आत्मविश्वास तुरंत लौट आया और उसकी अभिव्यक्ति शांत हो गई। जियाओ यिन की ताकत का एहसास होने पर ज़ीबियान ने तुरंत हार मान ली और कहा, वरिष्ठ, 10,000 जहर संप्रदाय के पर्वत द्वार पर हुई घटना पर्यवेक्षण में मेरी विफलता के कारण हुई थी, जिसके कारण जीशान के विद्रोही कार्य हुए। ज़ीबियान, अब जब जहर संप्रदाय स्थापित हो गया है तो पूर्व 10,000 जहर संप्रदाय और दानव जहर संप्रदाय के सभी शिष्यों को अवशोषित कर लिया है। आपके 10,000 बिच्छू संप्रदाय को पता होना चाहिए कि क्या करना है ना? ज़ीबियान के पीछे हटने के बाद जियाओ यीजियान ने सीधे तौर पर अपना उद्देश्य बताया। जियाओ यीजियान की बातें सुनकर ज़ीबियान और ज़ीशान दोनों ने असहायता के भाव दिखाए। थोड़ी देर सोचने के बाद ज़ीबियान ने गहरी सांस ली। फिर उसने सम्मानपूर्वक जियाओ यीजियान को प्रणाम किया और कहा, अधीनस्थ ज़ीबियान, संप्रदाय गुरु को सम्मान देता है। अधीनस्थ ज़ीशान, संप्रदाय गुरु को सम्मान देता है। अधीनस्थ संप्रदाय गुरु को सम्मान देते हैं। ज़ीबियान को जियाओ यीजियान के सामने झुकते देख 10,000 बिच्छू संप्रदाय के शिष्यों ने भी जल्दी से सिर झुकाया। उनके कार्यों को देखकर जियाओ यीजियान को बहुत संतुष्टि महसूस हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह यात्रा इतनी आसानी से हो जाएगी। जियाओ यिन के पास इतनी ताकत होने के बावजूद शिक्षक की शक्ति कितनी भयानक होगी। इसके अलावा अगर शिक्षक इतने शक्तिशाली हैं तो वे केवल युनलान संप्रदाय के एक बुजुर्ग क्यों हैं? जियाओ यीजियान के दिल में कई सवाल उभरे। ठीक है, गुरु युन संप्रदाय के गुरु के लिए युनलान संप्रदाय में रह रहे होंगे। इस कारण के बारे में सोचते हुए जियाओ यीजियान के मुंह के कोने पर एक मीठी मुस्कान उभरी।
जब 10,000 बिच्छू संप्रदाय के लोगों ने एक पल के विचार के बाद जियाओ यी जियान को मुस्कुराते हुए देखा तो उनके तनाव भरे दिलों को आखिरकार राहत मिली। जियाओ यी जियान ने अपने आसपास के लोगों को देखा और शांति से कहा, बहुत अच्छा। चूंकि तुम संप्रदाय के गुरु के रूप में मेरी सेवा करने के लिए तैयार हो, तो अब से बादल साम्राज्य में केवल एक ही संप्रदाय होगा और वह है जहर संप्रदाय। अपनी बात खत्म करने के बाद जियाओ यी जियान की नज़र ज़ीशान पर टिकी हुई थी और उसने धीरे से कहा, ज़ीशान, चूंकि तुम इस बार बच निकलने में कामयाब रही, इसलिए मैं पिछली बातों को आगे नहीं बढ़ाऊंगी। हालांकि अब से यदि आप संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो मुझे निर्दयी होने का दोष न दें। जियाओ यी जियान की नज़र को महसूस करते हुए ज़ीशान को लगा जैसे कि उसकी सांस उसी पर रुक गई हो। जब तक उसने जियाओ यी जियान के शब्दों को सुनना समाप्त नहीं किया तब तक वह वास्तविकता में वापस नहीं आया। जल्दी से जमीन पर घुटने टेक दिए और कहा, आश्वस्त रहो संप्रदाय गुरु। अब से ज़ीशान पूरे दिल से संप्रदाय की सेवा करेगा और इसे नुकसान पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं करेगा। घुटने टेकने वाले ज़ीशान को देखते हुए जियाओ यी जियान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बजाय उसने अपनी नज़र ज़ीबियान पर घुमाई और धीरे से कहा, अब से हुआयन को संप्रदाय के बाएं रक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको उसकी व्यवस्थाओं का बारीकी से पालन करना होगा। जहां तक तुम्हारा सवाल है ज़ीबियान, मैं तुम्हें ग्रैंड एल्डर का पद दूंगा। तुम्हें संप्रदाय के आंतरिक मामलों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी, बस अगर मजबूत दुश्मन आक्रमण करते हैं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहो। आपका अधीनस्थ आज्ञा का पालन करता है। जियो यी जियान की व्यवस्था सुनकर ज़ीबियान बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया। 10,000 बिच्छू संप्रदाय में मामलों से निपटने के बाद जियो यी जियान और जियो यिन तेजी से जहर संप्रदाय में लौट आए, जहां उन्होंने हुआयन को विवरण दिया और उन्हें अपने अस्थायी प्रस्थान के बारे में सूचित किया। संप्रदाय गुरु, आप कब लौटेंगे? मुझे चिंता है कि मैं ज़ीशान और उसके समूह को नियंत्रित नहीं कर पाऊंगा। हुआयन ने हिचकिचाते हुए अपनी चिंता व्यक्त की। हुआयन की आशंका सुनकर जियो यी जियान ने आत्मविश्वास से उसे आश्वस्त किया, इस बारे में चिंता मत करो। भले ही आप ज़ीशान को 100 हिम्मत दें, वह जहर संप्रदाय में परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करेगा। बस उसे एक साधारण बुजुर्ग की तरह ही समझो। समझ गया संप्रदाय गुरु। जियो यी जियान से निकलता आत्मविश्वास देखकर हुआयन को तुरंत अधिक सहजता महसूस हुई और उसे अधिक आश्वासन मिला। संप्रदाय गुरु, मैंने प्राचीन खंडहरों का पता लगाने के लिए शिष्यों का सावधानीपूर्वक चयन किया है। जैसे ही आप वापस लौटेंगे वे अपना मिशन शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा हुआयन ने सम्मानपूर्वक अन्य मामलों पर रिपोर्ट करना जारी रखा। हुआयन की रिपोर्ट सुनकर जियाओ यी जियान ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, जब मैं वापस आऊं तो इन मामलों पर चर्चा करते हैं। हुआयन को कुछ और बातें बताने के बाद जियाओ यी जियान जियाओ यिन की मदद से जियामा साम्राज्य की ओर वापस अपनी यात्रा पर निकल पड़े। कुछ दिनों बाद जियामा साम्राज्य ने एक भव्य आयोजन का स्वागत किया। आज शाही राजधानी के शाही चौक में, जो दसियों हजार लोगों को समायोजित करने में सक्षम था, एक भव्य कीमियागर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था। शाही चौक के बाहर व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक पूरी तरह से सशस्त्र सैन्य इकाई तैनात थी। इस सम्मेलन में सभी दिशाओं से अनगिनत शक्तिशाली व्यक्ति शामिल हुए। अगर अराजकता फैलती है तो राजधानी को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, इसलिए जियामा साम्राज्य के शाही परिवार ने अत्यधिक सावधानी बरती। चौक के प्रवेश द्वार पर कीमियागर एसोसिएशन के कर्मचारी निरीक्षण करने के लिए तैनात थे। केवल एसोसिएशन के सदस्यों और प्रतिभागियों को ही अनुमति दी गई थी। प्रवेश द्वार पर दर्शकों के लिए अलग प्रवेश द्वार था। विशाल प्लाजा में 1000 से अधिक हरे पत्थर के मंच थे, जो बड़े करीने से व्यवस्थित थे। ये मंच व्यवस्थित रूप से स्थापित किए गए थे, जो एक नज़र में हरे पत्थर के सैनिकों की सेना की तरह खड़े थे। इस समय तक कई कीमियागर पहले से ही प्लाजा में इकट्ठा हो चुके थे, अपने अपने मंच के पीछे पत्थर की कुर्सियों पर चुपचाप बैठे थे, प्रतियोगिता शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया और भी कीमियागर गलियारे से निकलकर अपने निर्धारित कार्ड के अनुसार अपने निर्धारित स्थानों की तलाश करने लगे। उसी समय एक युवक ने आधे चेहरे का मुखौटा पहना हुआ था और अपनी आभा को छिपाते हुए धीरे धीरे प्लाजा में कदम रखा। जियाओ यानजी, इस सम्मेलन में चैंपियनशिप जीतने और विजेता का पुरस्कार पाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। जैसे ही वह प्लाजा में दाखिल हुआ, जियाओ यान के दिमाग में अचानक एक बूढ़ी और कुछ हद तक कर्कश आवाज गूंजी। अध्याय 369, कीमियागर सम्मेलन। प्रमुख हस्तियां एकत्रित हुईं। हाँ शिक्षक, जियाओ यान निश्चित रूप से चैंपियनशिप जीतने का प्रयास करेगा। याओ लाओ के शब्दों को सुनकर जियाओ यान ने दूसरों के साथ आगे बढ़ने से पहले दृढ़ता से सिर हिलाया। मार्शल नालन, आप यहाँ हैं। इस समय वीआईपी अनुभाग में सामने की पंक्ति में बैठे कुछ लोगों ने नालन जी को बधाई दी जब वह दिखाई दिया। बधाई हो मार्शल नालन,
मैंने सुना है कि आपके नेतृत्व में पूर्वी सीमा पर अशांति पूरी तरह से हल हो गई है और स्नैक पीपुल्स की सेना रेगिस्तान में गहराई तक पीछे हट गई है। आप इसके लिए बहुत श्रेय के पात्र हैं। म्यू परिवार के मुखिया खड़े हुए और नालन जी को बधाई दी। हे मार्शल म्यू, मैं इसका सारा श्रेय नहीं ले सकता। स्नैक पीपुल्स सेना की वापसी पूरी तरह से सैक्ट मास्टर यून और स्टोन डेजर्ट सिटी के एक एकांतप्रिय विशेषज्ञ की बदौलत थी। नलन जी ने हाथ हिलाकर म्यू चेन के शब्दों के जवाब में विनम्रतापूर्वक समझाया। ओह, स्टोन डेजर्ट सिटी का एक एकांतप्रिय विशेषज्ञ। म्यू चेन को यून के बारे में आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन वह नलन जी द्वारा छिपे हुए विशेषज्ञ का उल्लेख सुनकर आश्चर्यचकित था। मार्शल म्यू, आइए बैठकर इस पर धीरे धीरे चर्चा करें। म्यू चेन और कई अन्य परिवार के मुखियाओं के चेहरे पर भ्रम देखकर नलन जी ने धीरे से अपनी आस्तीन हिलाई और बैठ गए। फैंग ली, यानशी और मेरे किले में पहुंचने के कुछ ही समय बाद हमारा सामना 4 स्नैक पीपल नेताओं से हुआ जिनके पास डुकिंग स्तर की ताकत थी। उस समय एक बहुत शक्तिशाली युवक दिखाई दिया, उसने खुद को यानजियो कहा। अंत में संप्रदाय के गुरु यून ने स्नैक पीपल की कुलमाता से कुछ कहा और उन्होंने जल्दी से अपने सैनिकों को वापस ले लिया। जब नलन जी वीआईपी सीट पर बैठे तो उन्होंने पिछली घटनाओं को बड़ी दिलचस्पी से सुनाया। ये वही है, वह वास्तव में यहाँ आया था। बात करते समय नालन जी ने अचानक एक परिचित व्यक्ति को देखा। मार्शल नालन, आपने क्या देखा? नालन जी के उद्गार को सुनकर म्यूचेन और आसपास के कई परिवार के मुखियाओं ने जल्दी से उसकी निगाह का अनुसरण किया, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं दिखाई दिया। नालन जी ने प्रतिभागियों के बीच खड़े एक साधारण युवक की ओर इशारा किया और कहा, वह युवक, वह यान जियाओ है, वह व्यक्ति जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था। सभी ने नालन जी द्वारा इंगित दिशा में देखा और जियाओ यान को देखा। उन्होंने टिप्पणी की, वह काफी साधारण दिखता है। साधारण? बिल्कुल नहीं। जब ये लोग चर्चा कर रहे थे तो एक बुजुर्ग की आवाज़ गूंजी। सभी ने अपना सिर घुमाया और देखा कि बैंगनी रंग का किमियागर का लबादा पहने एक बूढ़ा आदमी वीआईपी सेक्शन की ओर जा रहा था। उसके साथ कई अन्य बुजुर्ग भी थे। राष्ट्रपति फामा, आप आ गए। बूढ़े आदमी को देखकर नालन जी और म्यूचेन दोनों ने उसका बहुत सम्मान के साथ अभिवादन किया। ये बुजुर्ग व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जियामा साम्राज्य में अल्केमिस्ट गिल्ड का अध्यक्ष था। हे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस अल्केमिस्ट सम्मेलन में आप युवा पीढ़ी के लोगों को देख पाऊंगा। समूह का अभिवादन करने के बाद फामा ने मैदान पर जियाओयान की ओर अर्थपूर्ण नजर डाली। मुस्कुराते हुए उसने कहा, वह युवक काफी होनहार लगता है। आप में से कोई भी उसे साधारण क्यों समझेगा? हाँ, राष्ट्रपति फामा, आपकी पैनी नज़र कभी विफल नहीं होती। उस युवक में डुकिंग की ताकत है और वह पहले से ही तीसरे दर्जे के किमियागर के स्तर तक पहुंच चुका है। नालन जी हंसे। ओह, इतनी कम उम्र में तीसरे दर्जे के किमियागर के स्तर तक पहुंचना, ये काफ़ी प्रभावशाली है। फामा ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर अपने पीछे खड़े व्यक्ति की ओर इशारा किया। उसके पीछे खड़ा एक बुजुर्ग तुरंत मुड़ा और मैदान की ओर चल दिया। जब ये लोग बात कर रहे थे तो जियाओ यान ने भी महसूस किया कि याओ लाओ की याद दिलाने की वजह से कुछ जोड़ी आंखें उसे देख रही हैं। हालांकि उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि उसने ध्यान ही नहीं दिया हो और शांत और संयमित व्यवहार बनाए रखा। थोड़ी देर में फामा द्वारा भेजा गया किमियागर जियाओ यान के पास पहुंचा और विनम्रता से कहा, युवा भाई, हमारे राष्ट्रपति और शाही राजधानी के कई प्रमुख परिवार प्रमुख आपसे मिलना चाहते हैं। क्या आप हमें ये सम्मान देंगे? राष्ट्रपति मुझसे मिलना चाहते हैं। क्या यह अल्केमिस्ट गिल्ड का अध्यक्ष है? जियाओ यान ने ये सुनकर असमंजस में पूछा। हाँ, और आपके मित्र ओल्ड मास्टर नालन भी आपसे मिलना चाहेंगे। अल्केमिस्ट ने सिर हिलाया। ठीक है। एक पल की हिचकिचाहट के बाद जियाओ यान सहमत हो गया और अल्केमिस्ट के पीछे वीआईपी सेक्शन की ओर चला गया। हाँ, यान जियाओ, मेरे युवा मित्र, हम फिर से मिलेंगे। आप इस अल्केमिस्ट सम्मेलन की चैंपियनशिप का दावा करने के लिए यहाँ आए होंगे, है न? जियो यान को आते देख नालन जी ने बड़े उत्साह से उसका अभिवादन किया। इस दृश्य ने स्थिति से अनजान कई लोगों को हैरान कर दिया। नालन जी जैसे दर्जे के व्यक्ति ने एक युवा व्यक्ति के साथ भाई जैसा व्यवहार किया और यहाँ तक कि सीधे तौर पर कहा कि वह चैंपियनशिप के लिए यहाँ आया है। उस पर कई लोगों की निगाहें देखकर जियोयान केवल एक विनम्र व्यवहार बनाए रख सका और कहा, मार्शल नालन, ये सम्मेलन छिपी हुई प्रतिभाओं से भरा है। यान जियो कैसे प्रथम स्थान का दावा करने की हिम्मत कर सकता है? भाई यान जियो, आप बहुत विनम्र हैं। यह अल्केमिस्ट गिल्ड के अध्यक्ष फामा हैं, ये साम्राज्य के मार्शल म्यू हैं और यह है। नालन जी ने मुस्कुराते हुए जियोयान के कंधे पर थपथपाया और उपस्थित उल्लेखनीय व्यक्तियों का परिचय कराया। यान जियो राष्ट्रपति फामा, मार्शल म्यू का अभिवादन करता है। नालन जी द्वारा परिचय समाप्त करने के बाद जियोयान ने अपने हाथों को कप में भर लिया समूह का अभिवादन करते हुए। हालांकि इस समय फामा थोड़ा भौहें सिकोड़ रहा था। उसकी नज़र जियोयान को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रही थी, मानो कुछ खोज रहा हो। राष्ट्रपति फामा, क्या कुछ गड़बड़ है?
फामा के व्यवहार को देखते हुए नालन आश्चर्य में पूछने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्हें राष्ट्रपति से ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। हे, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे युवा यान जियाओ से एक हल्की सी परिचित आभा महसूस हो रही है। फामा ने हल्की खांसी की, बोलते समय थोड़ा हैरान दिख रहे थे। परिचित? जियाओ यान ने उलझन में पलकें झपकाईं, उलझन महसूस की। अपनी कम उम्र को देखते हुए उसके लिए इस बुजुर्ग से पहले मिलना असंभव था। क्या ऐसा हो सकता है कि बूढ़े व्यक्ति ने अपने शिक्षक की उपस्थिति का पता लगा लिया हो? ऐसा लग रहा था कि यह असंभव है। हे, शायद ये सिर्फ एक गलती है। जैसे जैसे कोई बड़ा होता है, भ्रम अधिक बार होने लगते हैं। फामा ने निराशा में अपना सिर हिलाया, एक बार फिर से महसूस किया, लेकिन पिछली भावना को पहचानने में विफल रहा। वह अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया, उसका मन क्षण भर के लिए भटक गया, यादों में खो गया। जब फामा अभी भी एक युवा व्यक्ति था और महाद्वीप भर में यात्रा कर रहा था, तो एक बार उसकी मुलाकात एक बेहद शक्तिशाली बुजुर्ग से हुई थी। भाग्य के एक झटके से फामा ने इस रहस्यमय व्यक्ति के साथ 3 दिन बिताए, और उस दौरान बुजुर्ग ने उसे कुछ ऐसी बातें सिखाईं जिनसे फामा को बहुत फायदा हुआ। यह इस ज्ञान के साथ था कि फामा, जो मूल रूप से एक अज्ञात व्यक्ति था, जियामा साम्राज्य में लौटने के बाद धीरे धीरे अपने वर्तमान पद पर पहुंच गया। जितना वह आगे बढ़ा, उतना ही उसे एहसास हुआ कि वह रहस्यमय बुजुर्ग कितना भयानक रूप से शक्तिशाली रहा होगा। जियाओ यान से उसे जो फीकी आभा महसूस हुई थी, वह कुछ हद तक उस बुजुर्ग की याद दिलाती थी। यही वजह थी कि फामा ने कुछ समय के लिए अपना संयम खो दिया था। अध्याय 370, श्री यान जियो, ये चैंपियनशिप आपकी है। दोषी विवेक के साथ जियो यान ने पिछले विषय पर अधिक समय बिताने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही वह विषय बदलने वाला था, पास के गलियारे से एक बुजुर्ग की हंसी गूंजी। हे, फामा, तुम इतनी बूढ़ी हो गई हो, फिर भी तुम इन युवाओं की प्रतियोगिताएं देखने आती हो। हंसी सुनकर सभी ने मुड़कर देखा, और जब उन्होंने सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग को एक साधारण भान के लबादे में देखा, तो वे सभी अचंभित रह गए, चुपचाप सोच रहे थे कि आज ऐसी कौन सी हवा चल रही है कि यह बूढ़ा राक्षस भी दिन के उजाले में दिखाई दिया। नवागंतुक कोई और नहीं बल्कि जियामा साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली ज्ञात व्यक्ति, शाही संरक्षक जिया जिंगटियन था। उसके पीछे 2 महिलाएं थीं। एक छोटी लड़की थी, शाही परिवार की छोटी राजकुमारी याओ यू। उसने विशेष रूप से सिलवाया हुआ हल्का हरा रंग का किमियागर लबादा पहना हुआ था, जिसकी चौड़ी आस्तीन पर महीन रेशम से बुने हुए जटिल कमल के पैटर्न सजे हुए थे जो लालित्य का स्पर्श जोड़ते थे। हालांकि जो लोग उससे परिचित थे वे जानते थे कि उसके सौम्य रूप के बावजूद वह एक शरारती और चंचल चरित्र थी। छोटी राजकुमारी के बगल में एक लंबी महिला खड़ी थी, जो एक शानदार रेशमी लबादा पहने हुए थी। वह याओ यू से कुछ हद तक मिलती जुलती थी, लेकिन उसका स्वभाव ठंडा और आकर्षक था। उस बर्फीले व्यवहार के नीचे शाही परिवार में वर्षों से विकसित एक शाही उपस्थिति थी। छोटी और मनमोहक राजकुमारी की तुलना में इस महिला ने एक परिपक्व बर्फीले आकर्षण को दर्शाया। उसकी आंखों में एक प्राकृतिक आकर्षण था जिसने उसके आसपास के लोगों को मोहित कर लिया। हे, तुम बूढ़े आदमी, क्या तुम भी नहीं आए? मुझे याद है कि तुम आमतौर पर इन आयोजनों से बचते हो। राष्ट्रपति फामा ने जिया जिंगटियन को एक शांत स्वर में बधाई दी। हम एल्डर जिया का अभिवादन करते हैं। हालांकि बाकी लोगों ने जिया जिंगटियन का बहुत सम्मान के साथ अभिवादन किया। उनके अभिवादन को हल्के से सिर हिलाकर स्वीकार करते हुए जिया जिंगटियन ने फामा की ओर हंसते हुए कहा, दशकों तक छिपे रहने के बाद अब कभी कभी बाहर आकर दुनिया को देखना अच्छा लगता है। बोलने के बाद जिया जिंगटियन ने अपनी नज़र जियाओ यान की ओर घुमाई। लगता है कि इस युवक को आप सभी का बहुत ध्यान मिल रहा है। एल्डर जिया, ये वही यान जियाओ है जिसका जिक्र मैंने अपनी रिपोर्ट में किया था। नालन जी ने जल्दी से दोनों का परिचय कराया। यह एल्डर जिया है, हमारे जियामा साम्राज्य का संरक्षक। ओह, तो यह वह युवक है जिसने स्नैक पीपुल्स के नेता के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। नालन जी के शब्दों को सुनकर जिया जिंगटियन की आंखें दिलचस्पी से चमक उठीं। अगर इस तरह की प्रतिभा को शाही परिवार द्वारा भर्ती किया जा सकता है तो लाभ बहुत बड़ा होगा। वह भविष्य में साम्राज्य के लिए समर्थन का स्तंभ भी बन सकता है। उस समय जिया जिंगटियन के पीछे खड़ी ठंडी और परिपक्व महिला आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और वह बोल रही थी, मिस्टर यान जियाओ, मैंने आपकी महान प्रतिष्ठा के बारे में बहुत पहले से सुना है। आज आपसे मिलना वाकई एक बड़ा सौभाग्य है। आप बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु। जियाओ यान ने अजीब तरह से अपना हाथ हिलाया, इतनी खूबसूरत महिला की तारीफों से थोड़ा घबराया हुआ। जिया जिंगटियन महिला के अचानक हस्तक्षेप से परेशान नहीं हुआ। इसके बजाय उसने उसे जियाओ यान से मिलवाते हुए हंसी। युवा दोस्त, ये राजकुमारी याओ ये है, शाही परिवार की सबसे बड़ी राजकुमारी। वह इस आयोजन की सारी सुरक्षा की प्रभारी है, अंदर और बाहर दोनों। 50,000 सैनिक सभी उसकी कमान में हैं। ये सुनकर जियाओ यान चौंक गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके सामने खड़ी ठंडी महिला के पास ऐसे कौशल होंगे। 50,000 सैनिक,
अगर यह उसके बस में होता तो वह अराजकता पैदा कर सकता था। फिर भी गेट पर पहले से मौजूद व्यवस्थित सैन्य उपस्थिति को देखते हुए ये स्पष्ट था कि उसने उन्हें बड़ी आसानी से प्रबंधित किया। नमस्कार राजकुमारी याओ ये। अपने आश्चर्य के बावजूद जियाओ यान ने विनम्रता से अपने हाथों को ऊपर उठाया। श्री यान जियाओ, आप बहुत औपचारिक हो रहे हैं। मेरी राय में आप इस टूर्नामेंट की चैंपियनशिप के लिए सबसे मजबूत दावेदार हैं। राजकुमारी याओ ये ने जियाओ यान के लिए अपनी प्रशंसा को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया। उसकी उच्च प्रशंसा सुनकर उसके बगल में बैठी छोटी राजकुमारी ने मुंह बनाया और अपनी बहन की बातों से स्पष्ट रूप से असहमत होकर कुछ बुदबुदाया। वीआईपी सेक्शन में कुछ कुलीन बेटे मुस्कुराते हुए राजकुमारी याओ ये को घूर रहे थे। उन्होंने उसका ये रूप पहले कभी नहीं देखा था और जियाओ यान के प्रति ईर्ष्या से भर गए थे। ओह राजकुमारी याओ ये, चैंपियनशिप के बारे में बात करना अभी भी थोड़ा जल्दी है, जियोयान ने सावधानी से जवाब दिया। आज इतने सारे लोगों ने विश्वास व्यक्त किया कि जियोयान चैंपियनशिप जीतेगा, वह खुद को थोड़ा खुश महसूस करने से नहीं रोक सका। हालांकि सतह पर उसने अभी भी एक विनम्र रवैया बनाए रखा। मुझे उम्मीद है कि श्री यान जियो इस बार संतोषजनक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। जब ऐसा होगा तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी जीत का जश्न मनाने के लिए एक भोज की मेजबानी करूंगा, जब तक कि आप निमंत्रण को अस्वीकार नहीं करते हैं, राजकुमारी याओ ये ने एक प्यारी मुस्कान के साथ कहा। जरूर, ये ठीक है। याओ ये के उसे जीतने के प्रयासों का सामना करते हुए जियोयान की उसके प्रति सतर्कता काफी हद तक कम हो गई। उसकी प्रतिक्रिया देखकर याओ ये संतुष्ट हो गया और जिया जिंगटियन के पीछे खड़ा हो गया। हाल ही में नालन जी ने पूर्वी सीमा से दो प्रतिभाशाली लोगों के बारे में रिपोर्ट की थी। यान जियो एक डुकिंग स्तर का विशेषज्ञ और लियू एल द ब्रदर मर्सेनरी ग्रुप का नेता। दोनों ने राजकुमारी याओ ये का ध्यान आकर्षित किया था। अब जब वह उनमें से एक से मिल चुकी थी तो वह संबंध बनाने का अवसर हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। अगर उसमें वाकई वह क्षमता है तो इस रिश्ते को बनाने के मेरे प्रयास सार्थक होंगे। उसकी खूबसूरत आंखें जियाओ यान के चेहरे पर घूम गईं, जो पूरे समय शांत और संयमित रहा था। याओ ये उसकी स्थिरता से काफी प्रसन्न था। परिचय के बाद सभी ने वीआईपी सेक्शन की अगली पंक्ति में अपनी सीटें ले लीं। सीधे बैठे हुए जियाओ यान ने अपनी नज़र नीचे के विशाल, कुछ हद तक डराने वाले प्लाजा पर टिकाए रखी। जैसे जैसे समय बीतता गया, अधिक से अधिक कीमियागर अखाड़े में प्रवेश करते गए और उनके सामने पहले से ही घनी भीड़ में बैठे दर्शकों ने सिर का एक समुद्र बना लिया। जीवंत भीड़ उत्साहित युवा महिलाओं से भरी हुई थी, जिनकी प्रशंसा की जयकार और उत्साह की चीखें पूरे आयोजन स्थल पर गूंज रही थीं। माहौल संक्रामक था और जियाओ यान अपने दिल में उत्साह की लहर महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। आने वाले तमाशे के बारे में सोचते हुए जहां एक साथ अनगिनत लपटें जलेंगी, वह और भी उत्सुक हो गया। जैसे जैसे सूरज आसमान में आगे बढ़ा, वीआईपी सेक्शन में और लोग भर गए। उनमें से ज्यादातर शाही राजधानी के प्रभावशाली व्यक्ति या उनके परिवार के सदस्य थे, जबकि उनके सामने बैठे दर्शक बहुत पहले ही एक विशाल, गर्जना करने वाली भीड़ में बदल चुके थे। उनकी जयकारें आसमान तक पहुंच रही थीं। अपनी सीट पर चुपचाप बैठे जियाओ यान ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। इस दौरान वीआईपी सेक्शन में कई और प्रमुख व्यक्ति आए। उनमें से एक बर्फ सम्राट हाई बोडोंग, शाही राजधानी के 3 महान परिवारों में से एक मिटेल परिवार के बड़े थे। उनके पीछे मिटेल परिवार के मुखिया मिटेल टेंगशान और एक महिला थी, जिसका आकर्षक रूप और आकृति बहुत आकर्षक थी। जियाओ यान इस महिला से काफी परिचित था। वह वुटेन शहर में मिटेल नीलामी घर की खूबसूरत नीलामी करता याफी थी। जैसे ही वह वीआईपी सेक्शन की ओर बढ़ी, जियोयान ने देखा कि उसके आसपास के कई कुलीन बेटों की आंखें प्रशंसा से चौड़ी हो गई थीं।